एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। तो चार्ज एट रेस्ट में तो प्रॉपर्टीज बताया था, इतने याद हो गए होंगे हर एक लोगों को। ये फर्स्ट वन इज एस फॉर चार्ज और करंट दोनों ही कैसी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। एस फॉर स्केलर एंड ए फॉर एडिटिव। ए फॉर एडिटिव, एडिटिव का मतलब जो चार्जेज जो है जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। Q1 एंड Q2 है तो Q1 प्लस Q2 हो जाएंगे, Q1 एंड माइनस Q2 तो Q1 माइनस, तो एडिटिव होता है। एंड एडिटिव है तो क्या बोलेंगे उसको, कंजर्व भी होता है। क्या होता है एडिटिव के साथ साथ, कंजर्व होता है, या उसको और क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। मतलब क्या होता है क्वांटाइजेशन का मतलब, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के रूप में कहीं जाएगा, कहीं जाएगा तो क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के टर्म्स में। लाइक ऐसा बोले किसी आदमी को कितने तो 2 बच्चे होते हैं, या 2 बच्चे होंगे, या 3 बच्चे होंगे, या 4 बच्चे होंगे, ऐसे ही होगा। या ऐसा नहीं आधा बच्चे किसी को नहीं होते हैं, या 1.5 ऐसा नहीं होता। तो ऐसे बोले इलेक्ट्रॉन या तो क्या होगा हमारा, तो ई होगा, या ट्वाइस ई होगा, या 3 होगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पे एडिटिव के साथ साथ क्या बता दिया गया आपको, तो ए फॉर एडिटिव, ए फॉर, तो डेट बोले एडिटिव का मतलब कंजर्व्ड है, एडिटिव का मतलब क्या है, क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड है। के फॉर क्या बताया था हमने, तो के स्टैंड्स हियर फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैं बोलना चाहता हूँ ये कि आपको याद रह जाएगा, इतने प्रॉपर्टीज याद रख लोगे, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो तो निकाल ही दोगे, बाकी आगे तो हम बहुत सारा ज्ञान यूज यहाँ पे प्राप्त कर लेंगे। के फॉर क्या है, तो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ बता दी गई थी, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू, तो डेट डब्ल्यू, तो 1 to इन्फिनिटी के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू 1 to इन्फिनिटी। 1 किसके लिए बताया था, एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो 1 होती है। और मेटल के लिए या कंडक्टर के लिए तो डेट डब्ल्यू, तो मेटल या कंडक्टर के लिए तो डेट डब्ल्यू इन्फिनिटी। मेटल और कंडक्टर के लिए तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। मेटल और कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। बाकी एयर एंड मेटल एंड कंडक्टर के बीच में सारे क्या आ जाएंगे हमारे, अदर जो भी एलिमेंट आएंगे उनको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। हवा और ये मेटल या कंडक्टर के बीच में जो भी अदर लाइक एलिमेंट्स आएंगे उन सभी को क्या नाम से पुकारते हैं, डाइलेक्ट्रिक नाम से पुकारते हैं। इंसुलेटर भी किस केस में आएगा, तो डाइलेक्ट्रिक के केस में आएगा। उनके जो है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में ही होगी। तो के फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक वैल्यू दिखा दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन जीरो, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को तो रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। ये जो है तो के को के लिखें या एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं, डेट भी एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन की वैल्यू कितना निकालोगे तुम, तो डेट डब्ल्यू के टाइम्स एप्सिलॉन जीरो, डेट डब्ल्यू के टाइम्स, ये किसकी परमिटिविटी है, तो डेट इज एयर की परमिटिविटी, ये मीडियम की परमिटिविटी, और ये किसकी परमिटिविटी है, एयर की परमिटिविटी। और ये क्या हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पानी के लिए तो याद रखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी के लिए कितना होता है, तो अराउंड 80 होता है। ये पानी के लिए तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी यूज करना पड़ सकता है, तो डेट डब्ल्यू इक्वल टू 80 पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, तो डेट डब्ल्यू इक्वल टू 80। अगर आपको जब दिक्कत होगी तो स्क्वायर रूट लेकर के, कहीं स्क्वायर रूट लेने की जरूरत होगी तो 81 मान के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं आप। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डेट डब्ल्यू तो 80। बाकी मेटल या कंडक्टर का इन्फिनिटी, हवा के लिए 1, और बाकी लोगों का इनके बीच में ही आएगा, बाकी लोगों का हवा इनके बीच में ही आएगा, एयर एंड तो उनके बीच में ही आएगा। तो ई फॉर क्या समझाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई फॉर क्या था समझाया था आपको, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड समझाया गया था। हर एक बच्चे को याद हो गया होगा फार्मूले कि पॉइंट चार्ज अपने सराउंडिंग में क्या क्रिएट करता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्ज अपने सराउंडिंग में क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। और ये सिंगल पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो अगर मेजर करना है तो कितना लेते हैं, के इंटू क्यू बाई। और अगर ये चार्ज कैसा हमारा पॉजिटिव है, तो इसका डायरेक्शन लाइन ज्वाइनिंग से क्या होगा, दूर होगा, लाइन अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग, डेट विल अवे फ्रॉम द, डेट विल आई कैप में डायरेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे। और यही बताया था, क्या बताया था इसके लिए, अगर माइनस क्यू रहेगा तो इसी पॉइंट पे तो डेट विल मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, और डायरेक्शन क्या होगा हमारा, यहाँ पे माइनस लिखेंगे नहीं लिखेंगे, यहाँ माइनस यहाँ पे लिखूँ या ना लिखूँ, नहीं लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखने की जरूरत है। माइनस प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो प्लस चार्ज था तो यहाँ पे डायरेक्शन हो गया, और माइनस चार्ज के लिए तो टुवार्ड्स द, तो चार्ज डायरेक्शन भी टुवार्ड्स द चार्ज, और मैग्नीट्यूड भी के क्यू बटे आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए तो डेट भी के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा था वहाँ पे। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो ऐसे ही यूटिलाइजेशन कर लेंगे। ई फॉर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी रिप्रेजेंट करता है। तो वन मोर इज, ये प्रॉपर्टी
स्ट्रेट फॉरवर्ड इतने प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है। ई फॉर, तो ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में तो एक जनरल नॉलेज की बात बता दिया गया आपको। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जनरल नॉलेज की बात बता दिया गया कि दैट विल किसी पॉइंट पे हमें क्या करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है। तो जीरो का मतलब क्या होता है, तो जीरो का मतलब ये होता है कि दो वैल्यूज क्या होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। दो वेक्टर्स कैसे होनी चाहिए, तो ये दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, नेट फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। तो हर एक बच्चे को ये पता है कि सबसे एलिमेंट्री क्वेश्चन यही होता है कि अगर 12वीं क्लास से जब ज्वाइन करेंगे तो उसमें क्या होता है, पहला क्वेश्चन यही मिलता है कि क्या करना है। तो 2 पॉइंट चार्जेज हैं और किस पॉइंट पे रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। 2 पॉइंट चार्जेज हैं प्लस क्यू एंड 4Q, प्लस क्यू एंड 4 के 2 पॉइंट चार्जेज हैं और लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस पे, तो किस पॉइंट पे रिजल्टेंट फील्ड जीरो होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। तो हर एक लोगों को समझा दिया कि अगर प्लस प्लस हैं, क्या है ये दोनों प्लस प्लस हैं, तो रिजल्टेंट फील्ड जीरो इस रीजन में आएगा, इस जोन में आएगा, ठीक। और जनरल नॉलेज आप जानते हैं कि अगर ये दोनों बराबर होता तो इस जोन में मिड पॉइंट होता। अगर प्लस क्यू होगा तो रिजल्टेंट फील्ड जीरो कहाँ पर होगा, मिड पॉइंट पर होगा। लेकिन अगर ये बड़ा और ये छोटा हो गया तो ये जो नल पॉइंट जो है, न्यूट्रल पॉइंट जो है, तो टुवार्ड्स द स्मॉलर मैग्नीट्यूड की चार्ज की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। टुवार्ड्स द स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की तरफ क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। तो आप जोन पता कर रहे हैं किधर होता है, ये आपको पता चलेगा कि प्लस क्यू और प्लस 4Q, और डिस्टेंस कितना हमारा R। तो आपको पता हो गया कि मिड पॉइंट ना होकर के किस जोन में जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। तो इधर की तरफ कहाँ जाएगा, तो इससे R/3 हो जाएगा। ये R/3 और ये कितना पे है, 2R/3। अगर एक प्लस है और एक 4Q है तो नल पॉइंट कहाँ पे मिलता है, तो इससे R/3 पे और इससे कितनी दूरी पे, तो 2R/3 पे मिलता है, हाँ या नहीं। R/3 एंड 2R/3, किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। R/3 एंड 2R/3, R/3 एंड 2R/3 क्लियर हो गया होगा लोगों को। और आइडेंटिफाई करने के लिए देख लेंगे, नियम जो है बता देता हूँ। और यही अगर क्या हो जाए हमारे पास, एक प्लस और एक माइनस, आपको ये मैंने कल मेंशन किया था, फिर से मेंशन कर देता हूँ कि वहाँ पे फील्ड जीरो होने का मतलब क्या होता है, दोनों चार्जेस के कारण फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर। बराबर का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब KQ/R² क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब R = √Q। तो जिस पॉइंट पे रिजल्टेंट फील्ड जीरो होगा वो पॉइंट चार्ज का स्क्वायर रूट रेशियो में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चार्ज का स्क्वायर रूट रेशियो में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर बात है ये। तो निकालने के लिए आपको क्या नियम समझाते हैं, एक बार समझ लेंगे फिर से। कल समझाया गया था कि अगर ये दो चार्ज क्या हमारे पास, और ये कहाँ पे काम आता है, ग्रेविटेशन में भी काम आता है। और यहाँ पे जस्ट ना लेकिन 3 से 4 टाइप का क्वेश्चन इस पे मिलेंगे। ये बेसिक मिनिमम है कि इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि यहाँ पे नल पॉइंट ये पॉइंट है, नल न्यूट्रल पॉइंट ये पॉइंट है, रिजल्टेंट फील्ड यहाँ पे जीरो है, और रिजल्टेंट फील्ड वहाँ पे जीरो, तो किसी नेक्स्ट अनदर चार्ज को वहाँ पे रखोगे तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जीरो। अरे फील्ड ही जीरो तो फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फील्ड जीरो तो फोर्स भी कितना हो जाएगा। तो इतना बेसिक मिनिमम तो आपको पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट फील्ड यहाँ पे जीरो होता है। ये जो फंड है यहाँ पे लगा रहा हूँ वो कहाँ पे, ग्रेविटेशन में भी लागू होगा। तो क्या बताया, स्पेस इससे निकालना, दोनों प्लस प्लस है तो इसी जोन में जीरो होगा। और इससे डिस्टेंस निकालना R1 की वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, R1 की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, √Q1 + √Q2 इंटू R कर लेंगे। क्या कर लेंगे आप, R1 की वैल्यू √Q1 + √Q2 इंटू R। और अगर Q2 से लिखना है तो √Q2 यहाँ पे अपॉन √Q1 + √Q2 इंटू, समझ आ गया होगा लोगों को। एक चार्ज निगेटिव एक चार्ज पॉजिटिव, उस पे आता हूँ। ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव पता चल गया कि इसके कारण यहाँ पे बनेगा तो आई कैप में डायरेक्शन होगा, और इसके कारण यहाँ पे किधर होगा, माइनस आई कैप में, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया। अगर दोनों के कारण मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फील्ड। तो मैग्नीट्यूड बराबर करने का मतलब क्या हो जाता है, KQ/R² कांस्टेंट हो गया, मतलब R = √Q। तो वो नल पॉइंट कहाँ पे मिल जाएगा, तो उस पॉइंट पे मिलेगा जहाँ पे तो चार्ज किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर रूट के डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ये जो है एलिमेंट्री क्लास में, अपने 11वीं क्लास में या 12वीं क्लास में जब आते हैं तो ऐसे मान के करते हैं कि यहाँ पे इसको x मान लिया तो ये कितना हो जाए R - x, और दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कर देते हैं और उसको क्या करते हैं, सोल्व आउट करते हैं, तो वहाँ से भी इतनी वैल्यू आ जाती है। तो ऐसे आप करते थे उसको, हमें अब ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि नल पॉइंट क्या होता, तो चार्ज का स्क्वायर रूट रेशियो में डिवाइड हो जाता। और निकालने का तरीका आपको समझा दिया था, ऊपर देख लेगा। अगर हमें वैल्यूज कुछ दिए रहेंगे, जैसे Q एंड 4Q दिया हुआ था, ध्यान से देखो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट रेशियो में डिवाइड होता है, तो क्या करेंगे, तो हमें स्क्वायर रूट रेशियो ले लेंगे। इसका रेशियो कितना, 1:4,
तो पहले क्या कर रहे हैं, रेशियो कितना हो गया, 1:2 हो गया, तो 1:2 रेशियो में बांट देंगे, 1:2 रेशियो में बांट देंगे। तो इससे अगर डिस्टेंस लिखना है तो ऊपर 1 लिखोगे और नीचे कितना लिख लोगे, 2 + 1 × r। तो r1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, r/3। तो ऐसे निकाल लोगे, क्लियर हो गया होगा लोगों को। और अगर इससे निकालना था तो ऊपर में कितना लिखते, 2/2 + 1 × r। तो कितना हो जाएगा ये, 2r/3। r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या दूसरा तरीका क्या था कि टोटल r था, इसको r/3 निकाल लिया, तो कितना हो जाएगा हमारा, 2r/3 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा लोगों को। तो जनरल नॉलेज के लिए कुछ प्रैक्टिस कर लें, फटाफट कर लेंगे। वंस मोर एक बार और सुन ले, भाषण सुन ले, उसके बाद आराम से तो 10-20 क्वेश्चन ही है। आप किसी को खुद प्रैक्टिस करवा सकते हो। ये मिनिमम इतना तो है कि नल पॉइंट निकालने के लिए बता दिया कि 12वीं का पहला क्वेश्चन यही होता। 12वीं क्लास में पहला क्वेश्चन किसी को यही दिया था कि न्यूट्रल पॉइंट निकालो, मतलब जो एग्जाम होता है उसमें। बाकी ऐसे तो कूलम्स वाला करते हैं कि Q1 Q2 / r² पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। अदरवाइज एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पेट क्वेश्चन होता है कि आते ही आते हैं। देख लेगा इधर, ये क्या था, Q1 था और Q2 था। कितना क्या ले लिया, Q and 4Q दोनों ही क्या हमारा प्लस। तो नल पॉइंट कहाँ पे, इससे कितना दूरी पे और इससे कितना दूरी पे, 2r/3 पे, हाँ या नहीं। और देख लेगा इधर, किसके विसिनिटी में होता है, जो चार्ज स्मॉलर मैग्नीट्यूड का होगा उसके विसिनिटी में होता है। जो चार्ज कैसे मैग्नीट्यूड का होगा और स्मॉलर मैग्नीट्यूड होगा उसके विसिनिटी में होता है। तो ये कितना तुम्हारा आर है, या स्मॉलर जिसके विसिनिटी में होता है। तो मैं बोलना चाहता हूँ अगर एक बाय द वे ये एक माइनस कर दिया गया, तो एक माइनस कर दिया गया, तो अब किसका मैग्नीट्यूड छोटा हो गया, मैग्नीट्यूड में ये छोटा है। हम माइनस से और प्लस से डायरेक्शन में मैटर करता है। मैग्नीट्यूड किसका छोटा है, क्यू का। तो इधर दोनों में 0 होगा। एक प्लस और एक माइनस होता तो उसके इसमें रिजल्टेंट फील्ड या तो इधर 0 होगा या इधर 0 होगा। अब इधर होगा या इधर होगा, इसको एग्जैक्ट करने के लिए क्या करना होगा, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है उसके विसिनिटी में आ जाएगा, उसके विसिनिटी में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा। अगर ये ऐसा वाला है, एक माइनस एक प्लस है, तो फिर से हम वही काम करेंगे, चार्ज के स्क्वायर रूट रेशियो में डिवाइड होगा, बट निगेटिव डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन होगा, तो पहले चार्ज का रेशियो ले लोगे तो कितना होगा, 1:4, 1:4 का रेशियो रूट 1:2 कितना हो गया, तो 1:2 में ही बांटेंगे, बट निगेटिव डिवीजन होगा, 1:2 में बांटेंगे। इसको 1 रेशियो मिलेगा, तो इसको 1 रेशियो मिलेगा, तो 1 लिखोगे और 2 - 1 इंटू कितना लिख लोगे, तो ये r1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, तो r1 की वैल्यू r निकल के आ गई, r1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, समझ आ गई बात। और अगर यहाँ से r1 की वैल्यू r हो गई, तो ये r + r यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 2r हो जाएगा। नल पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। अब देख लेगा यहाँ पे 4Q से 2r और यहाँ से r, डायरेक्शन देख लेंगे। इसके कारण किधर होगा, टुवर्ड्स -Q। इसके कारण ये गोद में लेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके कारण फील्ड यहाँ पे तो i कैप में, और इसके कारण यहाँ पे -i कैप में, और दोनों क्या कर जाएंगे, नलीफाई कर जाएंगे। समझ आ गया होगा लोगों को। एक बार सब लोग आंख बंद कर लेंगे और सुनेंगे कि नल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं। तो अगर दोनों लोग प्लस होंगे तो नल पॉइंट इन दोनों के इनसाइड जोन में कहीं पे आएगा, और डिवीजन क्या होगा, तो स्क्वायर रूट के पॉजिटिव डिवीजन होगा, इंटरनल डिवीजन कहते हैं उसे। तो इंटरनल डिवीजन होगा, पॉजिटिव में बांटेंगे। और बांटने के लिए क्या करते हैं, तो पहले चार्ज का तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, और स्क्वायर रूट लेने के बाद जो 1:2 आ गए तो 1:2 रेशियो में बांट देंगे। तो इसको 1 मिलेगा, तो 1/2 + 1 × r करेंगे, तो कितना हो गया, r/3 आ गया। तो इससे कितना r/3, तो इससे कितना हो जाएगा, 2r/3। और एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो फिर से क्या होगा, रूट लेंगे तो 1:2 आएगा। बट इस पर क्या आएगा, तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा, निगेटिव डिवीजन होगा। तो 1:2 रेशियो में क्या करेंगे, निगेटिव डिवीजन। तो ऊपर में 1 लिखेंगे और नीचे कितना लिखेंगे, 2 - 1 × r। तो इससे कितनी दूरी पे आ जा रहा है, तो इससे r दूरी पे आ जा रहा है। क्लियर हो गया लोगों को। प्लस किधर होगा, या पता चल गया कि दोनों प्लस तो इधर आएगा, दोनों माइनस तो भी इधर ही आएगा। और इधर एक माइनस एक प्लस, तो या तो इधर या इधर, डिपेंड करे किस पे, मैग्नीट्यूड छोटा कौन सा है। तो ये याद हो गया लोगों को। एक बार एक्सटर्नल डिवीजन, एक बार ये इंटरनल डिवीजन। तो कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे लोग, जस्ट कल भी दिया था, कुछ 2-4 जल्दी बता देंगे। देखते कौन बताता, रेडी है सब लोग, तो जल्दी बताएंगे आप। देखते जल्दी से कौन जल्दी बताता है आंसर, कौन जल्दी बताता है, कौन जल्दी बताता है, जो कौन जल्दी बताता है। इंटरनल डिवीजन या एक्सटर्नल डिवीजन, r डिस्टेंस जल्दी बता दो। यहाँ से कितना, r/4 रेडी हैं सब लोग, r/4। किसी को कन्फ्यूजन तो बता देगा। और अगर ये ऐसा दे दिया, अब बताएंगे नीचे वाला केस के लिए आंसर बता देंगे। r/2 छोटे वाले से, r/2 से एक है, अब क्या जो दिख रहा है, जो चार्ज दोनों प्लस है, दोनों माइनस है, एक प्लस और एक माइनस है। यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस, मैग्नीट्यूड में छोटा कौन सा है,
ये वाला मैग्नीट्यूड में छोटा ये वाला है। पहले क्या करो, इनका रेशियो लोगे, इनका और इनका रेशियो कितना है 1:9 और रूट लेंगे कितना हो जाएगा 1:3। तो 1:3 का एक्सटर्नल डिवीजन कर दूं। एक्सटर्नल डिवीजन मतलब इससे अगर लिखना चाहते हैं तो ये 1 खाएगा और 3 - 1, 3 - 1 इंटू कितना, तो कितना आ गया ये, इससे r/2, इससे कितना हो गया। तो यहाँ से अगर लिखना होगा तो 3r/2, 3r/, किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। तो ये जैसे देखो क्वेश्चन, तुम रेशियो तो निकाल ही सकते हो कि कहाँ पे नल पॉइंट होगा। नल पॉइंट कहाँ पे होगा, हर एक बच्चा ने निकाल लिया। तो जल्दी देखते हैं, 2-3 और प्रैक्टिस करवा देना हो कि हर एक लोग ओरली बता दें। आप लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप किसी को प्रैक्टिस करवा सकते हो, जल्दी बता देंगे। देखते हैं कौन बता पा रहा है जल्दी से। हर एक लोग बताएगा। आपके बगल वाला अगर नहीं बोल रहा है, अगर आपके बगल वाला नहीं बोल रहा था बताएंगे कि ये बोल नहीं रहा है। हाँ साहब आप एक्सप्लेन करेंगे, चुप रहेंगे, बाकी इनको एक्सप्लेन करने हैं। इधर या इधर या इधर, क्यों क्यों क्यों, ये बीच में क्यों, दोनों प्लस प्लस है तो बीच में आएगा इंटरनल। लेकिन नल पॉइंट इधर मिलेगा, कोई डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट मिलेंगे। और वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, इससे कितना डिस्टेंस पे, तो 1:4 में डिवाइड होगा डिस्टेंस। तो 1/4 + 1 तो r/5 आ जाएगा यहाँ से। और टोटल में से माइनस कर रहे हो तो कितना आ जाएगा उधर, 4r/5 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं। पहला तो इतना इंश्योर करने के आप अगला क्वेश्चंस भी इस पे आएंगे, क्योंकि सुना होगा बचपन में तुमने E4 क्या होता है। अगर ऐसा दे दिया जाए, अब इधर या इधर या इधर, इधर इधर तो कितना, तो एक्सटर्नल डिवीजन अगेन 1:4 में एक्सटर्नल डिवीजन। तो 1/4 - 1 इंटू r, तो r/3 उधर, उधर r/3, उधर r/3, r + r/3, 4r/3। यहाँ से समझ आ गया लोगों को, तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। नल पॉइंट तो हर एक लोग पता ही कर लेगा। बाकी ये मास में भी, ग्रेविटेशन वाला केस में भी आएगा। चांद और सूरज के बीच की दूरी इतनी है, चांद का मास इतना, सूरज का मास इतना, तो किस कहाँ पे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा हमारा, तो 0 होगा। तो फिर से ये काम करेंगे, √m1/√m1 + m2 इंटू r, क्योंकि वहाँ पे दोनों मास कैसे होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। यहाँ चार्ज में 2 पॉसिबिलिटी है, तो बट मास में क्या होता है, एक ही पॉसिबिलिटी होती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। तो आप देख लेंगे, तो कोई भी बच्चा ये काम कर सकता है। तो E4 दूसरा, और कौन कौन बताएगा E4 और क्या पढ़ा था बचपन में, E4 इक्विलिब्रियम भी पढ़ा था लोगों ने। E4 क्या बताया था, तो बोले इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालो। देखा इधर सुनेगा बोल, इधर सुनेंगे आप। E4 इक्विलिब्रियम भी टेस्ट यहीं पे कर देता हूँ, आगे याद रखेंगे। E4 इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या होता है हमारा, तो इक्विलिब्रियम होता है। यही हमारे काम का, ये Q एंड 4Q। नल पॉइंट पता चल गया कहाँ पे, कहाँ पे, r/3 पे। यहाँ पे कोई नया चार्ज रखोगे, टेस्ट चार्ज, एक्सपीरियंस करने वाला चार्ज। टेस्ट चार्ज का, एक टेस्ट चार्ज का मीनिंग समझेंगे आप, टेस्ट चार्ज का मीनिंग समझा दूं यहीं पे। काफ़ी लोगों को तो कन्फ्यूजन वाला काम होता है, टेस्ट चार्ज का मीनिंग समझ लेंगे। क्या करते हैं, पहले बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, फील्ड बनना चाहिए। अब फील्ड जब बन गया तो क्या करते हैं हम लोग, एक्सपीरियंस करने के लिए तो चार्ज को ले जाते हैं। एक्सपीरियंस करने के लिए क्या करते हैं, चार्ज को ले जाते हैं। और जो चार्ज को ले जाते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए, उसी चार्ज को क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। ये डेली का लैंग्वेज है आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन क्या बताया था हमने, कि हर एक चार्ज चार तरफ फील्ड बनाता है, और उस फील्ड में तो किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को ले जाओगे तो क्या एक्सपीरियंस करेगा। अब मेजर कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, F/Q0 = F/, इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट F/Q0 में। तो एक्चुअल डिफिनेशन ये होता है कि लिमिट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट तभी हो पाएगा जब लिमिट टेंड्स टू Q टेंड्स टू 0, Q0 टेंड्स टू क्या होना चाहिए। टेस्ट चार्ज का मीनिंग समझ लें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। जनरल नॉलेज की जैसे बातें अगर कहीं पूछ दिया गया तो आंसर कर देंगे, अदरवाइज ज़्यादा कुछ एग्जामिनेशन से इसका मतलब नहीं होता, डिफिनीशन से मतलब। देखोगे Q0 क्यों लेते हैं, हर एक चार्ज क्या बनाता है, हर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। हर एक चार्ज क्या बनाता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे को ले जाएंगे तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। तो हर एक चार्ज फील्ड बनाता है, उसको मेजर कैसे करते हैं, तो मेजर करने का, फील्ड मेजर करने का तरीका क्या होता है, E = F/Q0। फोर्स जितना लग रहा है और चार्ज से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बट ये चार्ज क्या होना चाहिए, तो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, तभी एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेजरमेंट हो पाएगी। अदरवाइज क्या होगा, देखोगे ऐसे, अदरवाइज क्या होता देखोगे, ये क्या है हमारा, ऑलरेडी ये फील्ड बना हुआ, ये क्या है, ये
फील्ड बना हुआ, इसमें किसी चार्ज को लेगा, क्यू चार्ज लेगा, ये क्यू चार्ज है, ये ऑलरेडी ये जो फील्ड बना होगा ना, ये फील्ड बना हुआ, ये फील्ड बना हुआ तो किसी ने बनाया होगा ना, किसने बनाया होगा? कोई चार्ज ही नहीं बनाया होगा, किसी चार्ज नहीं बनाया होगा, कोई चार्ज यहाँ पे है जिसने क्या करा, ये वाला फील्ड क्रिएट किया है, ये फील्ड क्रिएट किया, और इस फील्ड में किसी और को ले गया, किसके लिए? एक्सपीरियंस करवाने के लिए। किसके लिए ले गए उसको? एक्सपीरियंस करवाने के लिए गए, हाँ या नहीं? तो एक्सपीरियंस करवाने के लिए ले गए, तो ये चार्ज, ये भी चार्ज है, क्या है ये भी चार्ज है। हमें मेजरमेंट इसका करना था, जैसे ये इसके फील्ड में जैसे ये वाला चार्ज आएगा तो ये भी अपना फील्ड क्रिएट कर देगा, क्या कर देगा? ये भी फील्ड क्रिएट कर देगा। तो अगर यहाँ से ऐसे मेजर करोगे E इक्वल टू F/Q, जो फोर्स लग रहा है उससे मेजर कर दोगे तो ये क्या होता? तो एग्जैक्ट नहीं आता वैल्यू, ये गलत हो जाता, कुछ फील्ड को कैंसिल कर देगा। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट यहाँ से, इसने जो फील्ड बनाया उसकी वैल्यू यहाँ से नहीं निकल पाएगी। ये बोलते हैं इसकी वैल्यू यहाँ से तभी निकल पाएगी जब ये चार्ज क्या होना चाहिए? एकदम से नेग्लिजिबल होना चाहिए, ताकि इसका जो फील्ड बने तो उसके फील्ड को तो अफेक्ट नहीं कर पाए। तो उसी केस में क्या होगा? ये यहाँ से फील्ड का मेजरमेंट होगा। तो इसलिए बोलते हैं टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए हमारा? तो नेग्लिजिबल अमाउंट का होना चाहिए, ताकि जो एक्चुअल फील्ड को क्या करे वो तो नलीफाई नहीं करे। नलीफाई नहीं करेगा तो एक्चुअल फील्ड क्या हो पाएगा? तो मेजर हो पाएगा। समझ आ गया होगा? तो क्या बोलेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब मेजरमेंट करते थे E इक्वल टू F/Q0, वेयर Q0 अप्रोचेज 0, Q0 इज वेरी स्मॉल, तभी मेजरमेंट होगा एग्जैक्ट फील्ड का। समझ आ गया होगा लोगों को? जनरल नॉलेज की बात है, ये डेली का गली मोहल्ले में काम होता रहता। बताओ कहाँ पे होता रहता है? हाँ, गली में तो होता ही है। अगर आपके घर में क्या बन रहा हो, गाजर का हलवा, तो क्या बोलते? पहले टेस्ट करवाओ। तो टेस्ट करवाओ तो पूरे खा जाते हो या फिर थोड़ा सा करो? स्मॉल टेस्ट लेते हैं ना। ये कुछ भी अगर अच्छा प्रिपरेशन हो रहा था पहले तो यही करते हो कि टेस्ट करवाओ। तो डेट इज अगेन हेयर कि फील्ड बनाया है उसने नहीं बनाया, क्या करोगे? टेस्ट। तो टेस्ट करने के लिए तो क्या स्मॉल चार्ज यूज करेंगे, अदरवाइज तुमने पूरा घड़ा ही साफ कर दिया फिर क्या होगा? टेस्ट में ही जो है तुम बंदर बन गया कि बंदर ये किया था ना। अरे ये पता बंदर वाली कहानी? अरे बंदर जो है कि गाजर का हलवा बना, उसने बोला कि बंटवारा होगा तो मैं इसको बंटवारा करता हूँ। बोला एक बार इधर उधर बांटा, बराबर नहीं था, जिधर ज्यादा था बोला मैं खा के देखता हूँ। धीरे धीरे पूरा ही खा गया। हाँ, मैं जिसका भी करे एक ही बात है ना। अभी गाजर का हलवा का सीजन चल रहा तो गाजर का हलवा का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर रोटी का करेगा तो रोटी का एग्जाम्पल दे देंगे। E इक्वल टू नल पॉइंट निकालना सीख लिया, नल पॉइंट निकालना सीख लिया, नल पॉइंट निकालना सीख लिया। तो मैं बोलना फील्ड यहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड क्या हमारा? तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लाए, वो एक एक्सपीरियंस करेगा तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलेंगे? अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में इसके बाद क्या बताया था? इक्विलिब्रियम पॉइंट जब आ जाता तो हाँ, 0 तो हो ही गया। आप बताओ ना आगे की बात। अब आगे की बात यहीं पे हर एक क्वेश्चन में जुड़ा रहेगा। अब पूरा यहाँ से अस्टेबल है या अनस्टेबल, ये टेस्ट करना होता है। अस्टेबल या अनस्टेबल का टेस्टिंग करना होता है। समझ आई बात? नहीं है। इक्विलिब्रियम एक ऑप्शन होगा, दूसरा उसमें क्या होगा? स्टेबल या अनस्टेबल। तो क्या टेस्ट करेंगे? ध्यान देख लोगे, हर एक जगह पे ये टेस्ट कर लेंगे हम लोग। यहाँ से क्या करते थे? यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, स्लाइटली इधर जाके देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट राइट में दिया और नेट फोर्स कहाँ लग गया? लेफ्ट में। तो क्या बोलेंगे हम लोग? अस्टेबल इक्विलिब्रियम। और डिस्प्लेसमेंट राइट में दिया और नेट फोर्स राइट में ही लग गया, अनस्टेबल हो जाएगा। यही टेस्ट हर एक क्वेश्चन में करेंगे। नल पॉइंट निकालना बेसिक नियम था, उसमें एक स्टेप और क्या जोड़ा हुआ रहेगा कि वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो क्या करेगा? तो यहाँ पे तो स्लाइटली राइट में शिफ्ट कर दें, थोड़ा सा राइट में डिस्प्लेसमेंट दे दोगे, दे दें तो दे देंगे तो क्या हो जाएगा? कौन सा फोर्स बढ़ जाएगा, कौन सा घट जाएगा? यहाँ पे नेट 0 था, इधर जाएगा तो इसके में डिस्टेंस घट गया तो रिपल्सन बढ़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जैसे यहां से राइट की तरफ जाएंगे, मैं बोलना चाहता हूं डिस्प्लेसमेंट राइट में दिया, क्या दे दिया? राइट में दे दिया। तो राइट में दे देंगे तो ये वाला चार्ज Q0 से, जो Q0 पोजीशन पे 0 था, जैसे इधर जाएगा तो कौन सा फोर्स बढ़ जाएगा? 4Q रिपल्सन बढ़ जाएगा। और ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपने डिस्प्लेसमेंट इधर दिया और रिजल्टेंट फोर्स किधर आ जाएगा? ये ज्यादा है ना और ये कम है, तो नेट फोर्स किधर आ गया? तो दोनों डायरेक्शन अपोजिट हुए नहीं हुए? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हुए नहीं हुए? तो
तो कौन सा इक्विलिब्रियम बताओगे? समझ आ गई बात? कौन सा इक्विलिब्रियम बोलोगे इसके बारे में? अस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। मैं बोलना चाहते बेसिक रिक्वायरमेंट तो इतना है ही कि पहले इक्विलिब्रियम निकालें और उससे एक क्वेश्चन और जोड़ के क्या पूछेंगे, स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो मेंशन कर लोगे तुम। इक्विलिब्रियम स्टेबल हुआ या अनस्टेबल हुआ? तो जब भी इक्विलिब्रियम निकालते हैं तो उसका एक टेस्टिंग कर लेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा? तो इसके लिए भी काम कर लें आप। ये इक्विलिब्रियम टेस्ट कर लिया, एक ई फॉर इक्विलिब्रियम आगे याद रखेंगे। ये कितना है तो -q और ये 4q, कहाँ पे नल पॉइंट बोलोगे? तो अब उसको टेस्ट करके बताओ तुम लोग इक्विलिब्रियम स्टेबल है वो या अनस्टेबल है। यहाँ पे तो नल पॉइंट मिल रहा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है या अनस्टेबल का, टेस्ट करेंगे लोग। किसका आंसर आ गया, किसका आंसर आ गया, किसका आंसर आ गया? यहाँ पे किसी को रखोगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? 0 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हम जो थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, एक पॉजिटिव चार्ज मान लिया। क्या मान लिया हमने यहाँ पे? पॉजिटिव Q0 रख दिया, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा? 0। फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा होगा? 0। अब जैसे ही क्या करेंगे, यहाँ से तो लेफ्ट में डिस्प्लेस करूँ राइट में? राइट में, तो राइट में डिस्प्लेस कर दिया, इधर x, यहाँ से x राइट डिस्प्लेस कर दिया। तो जैसे ही ये यहाँ आ गया, Q0 यहाँ आ गया, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया इसके बीच में? कम हो गया। तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा घट जाएगा? तो अपनी और खींचेगा ये अपनी तरफ से। और इसके बारे में ये जो है वैल्यू है हमारी, इन दोनों में क्या लगेगा? रिपल्सन। क्या लगेगा? इनमें और इनमें क्या लगेगा? रिपल्सन। तो ये किधर हो जाएगा हमारा? इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ा या घटा? बढ़ गया या घट गया? इनके बीच का डिस्टेंस भी घट गया। इनके बीच का भी डिस्टेंस क्या हो गया हमारा? घट गया। पहले के रिलेटिव में क्या हो गया? ये दिख गया होगा लोगों को। ये वैल्यू कितनी हो गई? ये वाले वैल्यू, ये वाला फोर्स इधर लगाएगा रिपल्सन, ये वाला फोर्स रिपल्सन लगाएगा। किसी को कन्फ्यूजन चल रही तो बताएगा। ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया? घट गया। तो ये वाला फोर्स भी पहले के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पहले के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? बढ़ गया। तो पहले के रिस्पेक्ट में ये भी बढ़ गया और वो भी क्या हो गया हमारा? बढ़ गया। दोनों फोर्सेस क्या हो गया पहले के रिस्पेक्ट में? नेट राइट की तरफ डिस्प्लेस किया। हाँ रिपल्सन कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो चले यहाँ पे आ जाए। -q है और क्या हमारा ये 4q है। यहाँ पे पहले कहाँ पे नल पॉइंट आ रहा था? R पे आ रहा था। ये कितना है? यहाँ पे किसी भी चार्ज को रखेंगे तो कितना एक्सपीरियंस कर रहा है? 0। R पे रखेंगे 0। दोनों क्या? ये वाला भाई और ये वाला दोनों क्या हमारा? जो -q जो अट्रैक्शन लगा रहा है और 4q रिपल्सन लगा रहा है, दोनों क्या वहाँ पे बराबर है। ठीक है। अब तुम बताओगे यहाँ से जब ये चार्ज यहाँ पे आ गया तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ? कम हो गया। और इसके बीच का डिस्टेंस ये वाला भी क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है। तो अब जो इसमें और इसमें जो कौन सा लगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? अट्रैक्शन होगा। अब बोलते हैं कि -q है और यह +q है, तो इसको क्या बोलते हैं? अनलाइक। अनलाइक में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो ये अट्रैक्शन हो रहा होगा तो इधर क्या हो रहा होगा? तो बढ़ गया होगा। पहले के रिस्पेक्ट में ये वाला बढ़ गया होगा। पहले के रिस्पेक्ट में क्या हो गया होगा हमारा? बढ़ गया होगा। और ये जो है ये कौन सा वाला? ये इसका डिस्टेंस इन दोनों के बीच में भी क्या हो गया? घट गया। सॉरी ये भी क्या हो गया? घट गया। ठीक है ठीक है। क्या ये घट गया? तो ये रिपल्सन फोर्स भी क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। रिपल्सन किधर लग रहा? उधर। वो भी बढ़ गया। ये भी बढ़ गया और वो भी। डायरेक्शन अपोजिट तो है ही, बट दोनों ही क्या हो गया? किसी को कन्फ्यूजन चल रही बता देगा?
ये इसको किधर पुल करेगा, पुश करेगा माइनस आई कैप में, और ये किधर पुल करेगा, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हुआ नहीं हुआ, और दोनों के बीच में सेपरेशन क्या कर रहा है, कम हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड भी क्या करेगा, बढ़ेगा, हाँ या नहीं। इतना तो डिसाइड कर लिया नहीं किया, तो हम क्या कर लेंगे, अब देखेंगे किसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली ज़्यादा है किसका कम है, ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको। बोले कि जो मैग्नीट्यूड है तो इसके कारण कितना, तो डेट विल के इंटू क्यू बाई, तो पहले कितना था आर था, अब आर माइनस क्या कर दिया एक्स का होल स्क्वायर, और किस डायरेक्शन में ये आई कैप में अट्रैक्शन वाला, और क्यू नॉट भी लिख सकते हैं। टेस्ट चार्ज को हमने नेग्लिजिबल मान लिया, 1 मान लिया, तो 1 मान लिया तो हट गया, वो एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और के इंटू कितना 4Q, और कितना ये यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, पहले कितना था हमारा, पहले 2R था, पहले R प्लस R कितना था यहाँ से यहाँ, तो 2R माइनस क्या कर लोगे, 2R माइनस एक्स का स्क्वायर कर लेंगे, और ये किधर है हमारा माइनस आई कैप में। एक्स क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, एक्स क्या होता है हमारा बहुत ही स्मॉल होता है। किसी को दिक्कत है बता देगा, तो अब देख लें हम लोग क्या कर रहे हैं, किसको बड़ा मान लें, इसको इन दोनों में किसको बड़ा मान लो, किसी एक को तो मानना पड़ेगा ना आपको। ये एक को प्लस क्यू और एक को प्लस आई कैप है, एक माइनस आई कैप है, ये इन दोनों में किसी को बड़ा मान लूँ। अब डायरेक्ट नहीं दिख रहे, दोनों ही बढ़ गया, दोनों ही क्या हो गया हमारा बढ़ गया, दोनों ही बढ़ गया, डायरेक्ट नहीं दिख रहा। तो आप क्या करें, किसी एक को बड़ा मान लो, किसको बड़ा मान लो, आई कैप वाले को या माइनस आई कैप वाले को, आई कैप वाले को बड़ा मान लिया, आई कैप वाले को बड़ा मान लिया, के क्यू बाई नेट रिजल्टेंट उधर ही मान लेते हैं आई कैप में, तो के क्यू बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यस हाँ अट्रैक्टिव फोर्स है एक, और एक क्या है रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्शन वाला आई कैप वाला बड़ा है, तो रिजल्टेंट किधर मान लेंगे, उधर ही मान लिया, उधर डिस्प्लेस किया तो उधर ही मान लिया। अगर उधर डायरेक्शन में आ रहा है नहीं आ रहा, बड़ा है या नहीं है, तो ये कितना हमारा 2R माइनस एक्स का स्क्वायर, 2R माइनस एक्स का स्क्वायर, के क्यू कॉमन आउट हो जाएगा, कितना कॉमन आउट होगा हमारा, के क्यू कॉमन हो गया, कितना आ जाएगा ये 4R, ये 2R माइनस एक्स का स्क्वायर। डायरेक्ट यहाँ पे तो रिलेशन नहीं आ रहा, कोई बड़ा छोटा दिख नहीं जा रहा। बाकी ये जो है हमारे टेस्ट में तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ पे डायरेक्ट टेस्टिंग हो जाती है वहीं पे निकल के आता है, अदरवाइज यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी देख लेते हैं कि कहाँ से आएगा हमारा, तो क्या कर लेंगे यहाँ पे, तो डैट विल बी तो 2R माइनस एक्स का स्क्वायर, R माइनस एक्स का स्क्वायर एंड 2R माइनस एक्स का स्क्वायर। किसी को दिक्कत है बता देगा, 4 भी है तो 4 रख लें आप, कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा जल्दी बताएगा, जल्दी टाइम नहीं लगाएगा। 4R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, तो डैट विल 4RX, और उधर कितना हो जाएगा, तो डैट विल माइनस R स्क्वायर माइनस, तो डैट विल माइनस 4R स्क्वायर माइनस 4X स्क्वायर और प्लस 8RX। कुछ आ रहा है, आर कैंसिल हो जा रहा है, आर कैंसिल हो, एक्स स्क्वायर में आ जा रहा है, डायरेक्ट ही जो है तो कुछ रिलेशन डायरेक्ट नहीं बन रहा। एक्स से डायरेक्ट रिजल्टेंट फील्ड का, रिजल्टेंट फोर्स का एक्स से डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है, तो उसके तो एग्जैक्ट हमने बोल नहीं सकते क्या स्टेबल है अनस्टेबल, एग्जैक्ट हमने तो डिसीजन नहीं कर सकते। बात नहीं क्लियर हुई, हमें डायरेक्टली क्या करें, डिस्प्लेस किया, अगर डायरेक्टली क्या हो जाए हमारा, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाए, और क्या जाना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या बताएंगे आप, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे आप, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर क्या हो गया हमारे पास, तो एग्जैक्ट यहाँ से कुछ वैल्यू नहीं आ रहा है, एक्स का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, हमारे पास क्या रिलेशन आ जा रहा है, ये जो है तो एक्स स्क्वायर में भी आ जा रहा है, ऊपर कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर का फंक्शन भी आ जाएगा, और किसका आ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम की टेस्टिंग स्टेबल और अनस्टेबल में तो डिसीजन नहीं आएगा इसमें, क्लियर डिसीजन नहीं आ रहा, क्लियर हो गया होगा हमारा। बोला जा रहा है कि यहाँ पे 2 चार्जें होंगे, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, कितना था हमारा ये प्लस क्यू और 4Q। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक, तो जैसे हमने क्या करा, ये स्लाइटली राइट ले गए, स्लाइटली राइट ले गए, तो ये फोर्स क्या हो गया, तो घट गया, ये डिस्टेंस घट गया, तो ये फोर्स क्या हो गया, ये बढ़ गया, और ये क्या हो गया, कम हो गया, तो नेट फोर्स इधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन लग रहा था। इस इक्विलिब्रियम को क्या कह देंगे आप, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जबकि दूसरा वाला केस में अगर एक माइनस और एक क्या था हमारा, ये माइनस क्यू और ये कितना था हमारा 4Q, जैसे हमने यहाँ पे तो नल पॉइंट मिला हमें,
और जैसे यहाँ से क्या किया आपने, तो टेस्ट करने के लिए कोशिश करा, एक्स हमने डिस्प्लेस करा और एक्स डिस्प्लेस करा तो क्या देखा हमने, दोनों ही फोर्स ही बढ़ जाते हैं, दोनों फोर्स बढ़ जाते हैं। तो एग्जैक्ट हमें डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट फोर्स मिल नहीं रहा, तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा, आगे मूव करेंगे। तो मैं बोलना चाहिए इतना बेसिक मिनिमम तो होगा, तो जस्ट लास्ट इस पे तो मूव कर जाएंगे यहाँ से। ई और ई एंड 2 ई है, एक प्रोटॉन है रेखा। हाँ जी, नहीं इक्विलिब्रियम टेस्ट नहीं हुआ, क्लियर इन्फॉर्म नहीं कर रहा है स्टेबल है अनस्टेबल है, वो नहीं होगा। कैन नॉट बी सेड आपको एक ऑप्शन रहेगा। हाँ जी, एक ई और एक कितना है 2 ई है, जल्दी से नल पॉइंट निकाल लेंगे। एक ई एंड 2 ई के लिए जल्दी बता देंगे, ई एंड 2 ई। तो यहाँ से कितना कर देंगे, 1/√2+1 इंटू कितना कर लेंगे, तो ऐसा कर लेंगे, ये इंटू आर कर लेंगे। क्या कर लेंगे आप, R1 की वैल्यू इतना कर लेंगे, 1/√2+1 इंटू आर। इससे मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि अब ऐसे सारे क्वेश्चन सब कर लेंगे, या अगर ऐसा कर देंगे तो क्या कह दोगे तुम, जल्दी बता देगा। ई एंड 2 ई पे कुछ क्वेश्चन हैं, जल्दी आइडेंटिफाई कर लेगा। ई एंड 2 ई पे तो अब किधर हो जाएगा हमारा R1 की वैल्यू बता दोगे, R अब 1/√2-1। हर एक किताब में ऐसा सवाल दिया ई एंड 2 ई पे। एक क्या है तो इलेक्ट्रॉन इन प्रोटॉन, या फिर क्या बोलेंगे, एक क्या है तो इलेक्ट्रॉन है और दूसरा क्या है तो 2 प्रोटॉन है, या तो ऐसा बोला रहेगा। या दूसरा क्या बोलते हैं, एक प्रोटॉन एंड 2 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन एंड, तो एक पे ई एंड दूसरे पे कितना, ट्वाइस ई एंड। तो बेसिक मिनिमम आपको समझ में आ गया कि हम नल पॉइंट निकाल लेंगे, बेसिक मिनिमम नल पॉइंट निकाल लेंगे। और न्यूट्रल पॉइंट पे किसी टेस्ट चार्ज को रखोगे तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 0 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो एक जनरल नॉलेज का रिजल्ट ले लेंगे कि जो नल पॉइंट होता तो इन्फिनाइट नल पॉइंट का एग्जांपल दे रहा हूँ। एन वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट प्रोड्यूसेस 0 रिजल्टेंट। एन वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट, एन इक्वल वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट प्रोड्यूसेस। अगर 2 इक्वल चार्ज है तो कहाँ पे नल पॉइंट, मिड पॉइंट पे। तो मिड पॉइंट कितने होते हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 2 चार्जेज डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे रखे जाएंगे, 3 चार्जेज कहाँ पे रखे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे। 4 चार्जेज कहाँ पे रखे हुए हैं, 4 चार्जेज कहाँ पे रखे हुए, स्क्वायर के वर्टेक्स पे। तो इन सभी में क्या होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर हमारा क्या होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर इज द न्यूट्रल पॉइंट होगा। ये जो है तो इसका रिजल्ट का फिर से मैं यूज करूँगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर विल बी द न्यूट्रल पॉइंट, ज्योमेट्रिकल सेंटर विल बी द पॉइंट वेयर रिजल्टेंट फील्ड विल बी 0, दैट विल रिजल्टेंट फील्ड विल 0। आगे नाम बताओगे, स्क्वायर के बाद कौन सा नाम आता है, इन सभी पॉइंट पे कैसे चार्जेज हैं, तो लाइक चार्जेज है। कौन से चार्जेज हैं, बोला है 2 पॉइंट चार्ज डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, सेंटर पे मिड पॉइंट पे, तो रिजल्टेंट फील्ड विल 0। इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे 3 लोग हैं, सेंटर पे रिजल्टेंट फील्ड भी, स्क्वायर के वर्टेक्स पे 4 पॉइंट चार्ज हैं, चारों कैसे होने लाइक होने चाहिए। तो सेंटर पे रिजल्टेंट फील्ड फोर्स कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट फील्ड भी 0 और फोर्स भी। अगला नाम बताओगे क्या होता है 4 के बाद, पेंटागन के वर्टेक्स से 5 लोग हैं, सेंटर पे रिजल्टेंट फील्ड फोर्स कितना है, 5 के बाद बताओगे। हेक्सागन के वर्टेक्स पे कितने चार्ज हैं, 6 हैं, सेंटर पे फील्ड एंड फोर्स। 6 के बाद कौन आते हैं, तो 7 लोग होते हैं। हेप्टागन के वर्टेक्स पे 7 पॉइंट चार्जेज हैं, सेंटर पे फील्ड एंड फोर्स। हेप्टागन के बाद कौन आते हैं, ऑक्टागन के वर्टेक्स पे 8 पॉइंट चार्जेज हैं, तो सेंटर पे फील्ड एंड फोर्स 0। उसके बाद हम क्या कर ले लेंगे, एन साइडेड पॉलीगन के कितना चार्जेज हैं, एन साइडेड पॉलीगन के वर्टेक्स पे एन लाइक चार्जेज रखे हुए, आइडेंटिकल मैग्नीट्यूड का। तो सेंटर पे फील्ड एंड फोर्स कितना, तो एन के बाद कौन सा आता है, एन के बाद इन्फिनाइट आता है। तो इन्फिनाइट पॉइंट चार्जेज कहाँ पे, रिंग पे रखे हुए हैं, रिंग के सरकमफ्रेंस पे इन्फिनाइट पॉइंट चार्जेज हैं, तो सेंटर पे फील्ड एंड फोर्स कितना। इन्फिनाइट के और एग्जांपल क्या हो जाएंगे, तो रिंग के सेंटर पे भी फील्ड एंड फोर्स 0, डिस्क के सेंटर पे भी फील्ड एंड फोर्स 0, होलोस्फीयर के सेंटर पे भी फील्ड एंड फोर्स 0, और सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे भी फील्ड एंड फोर्स 0। क्लियर हो गया लोगों को। होलोस्फीयर मतलब कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड स्फीयर मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। जनरल नॉलेज तो आपको पहले बता रखा कि कंडक्टिंग स्फीयर में तो फील्ड एंड फोर्स अंदर में कितना होता है, 0 होता है, और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में तो मतलब कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर में फील्ड 0 होता है, बाहर में होता है। कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर में फील्ड 0 और बाहर में होगा, बट नॉन कंडक्टिंग में, तो नॉन कंडक्टिंग में अंदर में भी होगा और बाहर में भी होगा, इतना डिफरेंस है। समझ आ गई बात, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का मतलब समझ आ गया होगा। तो 0 पॉइंट समझ में आ गया हर एक लोगों को। ये रिजल्ट को मैं फिर से यूज करूंगा, न्यूट्रल पॉइंट है, रिजल्टेंट फील्ड 0 वाला पॉइंट के लिए तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए।
एन एन रिजल्ट्स दे दिया आपको, एन साइडेड पॉलीगन का एक दे दिया और बाकी होलोस्फेयर, सॉलिड स्फेयर, डिस्क, रिंग, ऐसे कोई किसी भी डिवाइस के लिए तो सेंटर पे फील्ड डायरेक्ट फोर्स कितना हो जाएगा हमारा, समझ आ गया होगा लोगों को। तो आगे फिर से थोड़ी देर में इस पर वापसी करता हूँ, रिजल्ट याद रखेंगे। बाकी आगे थोड़े जनरल नॉलेज की बात चलते हैं, इतना पॉइंट हर एक लोगों के आगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट में मूव कर, T4 आगे मूव कर जाता हूँ। E4 इक्विलिब्रियम पे तो रखेंगे, आगे T4 जल्दी से करेंगे। T4 क्या होता है, तो 2 टाइप का चार्ज होता है। T5 टाइप कितने होते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव निगेटिव 2 टाइप का चार्ज होता है। और दूसरा क्या होता है, T4 ट्रांसफरेबल भी होता है। T4 क्या होता है हमारा, ट्रांसफरेबल चार्ज। कैसा हमारा, तो ट्रांसफरेबल होता है। 2 तरह की चीज़ें होती है, एक ट्रांसफर हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, ट्रांसफर नहीं हो सकता। समझ आई बात नहीं। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है, ट्रांसफरेबल है। तो ट्रांसफर करने का नियम फटाफट देख लेंगे, यहाँ से भी तो जनरल नॉलेज की बातें आते हैं। चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, तुम डॉक्टर बन जाओगे तो तुम्हारी डिग्री ट्रांसफरेबल होगी नहीं होगी, नहीं होगी, तो वो ट्रांसफरेबल नहीं है। ऐसा थोड़ी कि किसी में टच करोगे तो वो भी डॉक्टर बन जाएगा, ऐसा होगा क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो चार्ज क्या होगा, ट्रांसफरेबल है। चार्ज कैसा है, ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफ़र करने के नियम होते हैं, ट्रांसफ़र करने के नियम होते हैं। तो बच्चा जानता है क्या होता है, एक तो फ्रिक्शन होता है, एक क्या होता है, फ्रिक्शन मेथड होता है। फ्रिक्शन मेथड से क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरा कौन सा होता है, तो कंडक्शन मेथड होता है। तीसरा क्या होता है, इंडक्शन होता है। 3 तरह के मेथड होते हैं, फटाफट सुन लेंगे। और आगे ये इन पॉइंट्स का हमें ज़रूरत पड़ती है, ये पॉइंट्स आपको याद समझ में आएगा तो क्वेश्चन हो जाए तो आप अटेम्प्ट ज़्यादा कर पाएंगे। कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन, तो 2 जगहों पे सटाएंगे, फ्रिक्शन करेंगे। यहाँ पे भी तो फ्रिक्शन करेंगे, रगड़ेंगे इसको, और इसमें सटाना होगा सिर्फ, और इसमें जस्ट दिखाना होगा। इसमें क्या होगा, समझ आ गया वो लोगों को। तो फ्रिक्शन में बच्चा जानता है कि ये दो ऑब्जेक्ट ले रगड़ेंगे उसको। ये एलिमेंट्री क्लास से तो ऐसे अपने करके आए हैं, एलिमेंट्री क्लास में करते आए हैं कि क्या ले लें, एक सिल्क ले लें, क्या ले लें आप, सिल्क क्लॉथ ले लें, और क्या ले लें, तो रॉड ले लें, एक रॉड ले लें, और क्या करें, दोनों को आपस में क्या करेंगे, सिल्क क्लॉथ एंड रॉड को, तो दोनों क्या करते हैं हम लोग, तो फ्रिक्शन करते हैं। क्या करते हैं, रगड़ोगे, या तो ऐसे ला कर रगड़ोगे इसमें। तो होता क्या है, तो जिन पे चार्जेज क्या होंगे, तो जिस पे निगेटिव चार्ज के होल्ड करने की एबिलिटी होगी तो निगेटिव को रख लेगा। क्या रख लेगा, इलेक्ट्रॉन जिसमें होल्ड करने की एबिलिटी होगी तो क्या कर लेगा वो, तो इलेक्ट्रॉन उसमें एक्सेस हो जाएगा, तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरे पे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। समझ आएगा तो नहीं, जब रगड़ते हैं तो ऐसे ही होता है। रगड़ेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट होता है। क्या होता है, दौड़ने वाला कौन होता है, सुना होगा ना, बोर ने बोला था दौड़ता कौन है, घूमता कौन है, इलेक्ट्रॉन घूमता। क्यों घूमता है, क्योंकि लाइट होता है, मास कम है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, तो घूमेगा। तो इलेक्ट्रॉन दौड़ने के लिए तैयार रहता है। तो जैसे रगड़ेंगे तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की एबिलिटी ज़्यादा है इसके अंदर, सिल्क में। इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की एबिलिटी किसके अंदर ज़्यादा है, सिल्क में। तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन दौड़ के सिल्क में घुस जाता है। तो सिल्क में घुस जाएगा तो सिल्क कैसे चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव, और वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। समझ आ गया होगा लोगों को। दौड़ करके घुस जाता है, तो बोला जा रहा है कि जब फ्रिक्शन करेंगे तो क्या होगा हमारा, फ्रिक्शन के लिए 3-4 पॉइंट नोट कर लेंगे। 2 ऑब्जेक्ट होते हैं फ्रिक्शन में, कितने ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। एक में इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की एबिलिटी होगी तो एक क्या बन जाएगा, निगेटिव, और दूसरा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो बेसिकली होता क्या है, बेसिक नियम होता क्या है, 2 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन एक से निकल के चला गया, इलेक्ट्रॉन एक से निकल के किस में चला गया, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वो कैसे बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। दूसरा कैसे बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। एक इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया और इसमें क्या हो गया। तो सवाल क्या पूछे जाते हैं, हमारे एग्जाम के लिए क्या जरूरत है, हमारे एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, वो सुन लोगे। जब जो दोनों को क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, तो दोनों के मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है, दोनों के मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो जानते हैं जनरल नॉलेज की, इसमें इलेक्ट्रॉन आया है तो मास भी लाया होगा, तो इसका मास पहले के रिस्पेक्ट में क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसका मास पहले के रिस्पेक्ट में क्या कर जाएगा, घट जाएगा। तो बात समझ में आ गया होगा। तो मास क्या हो सकता है दोनों का, तो मास में इंक्रीज और डिक्रीज। क्यों बोलें कि एक का घटता है और एक का बढ़ता है। समझ आ गया होगा। अगर एक्चुअली पूछेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है उसका क्या हुआ, तो उसका बढ़ गया, और उसके बारे में क्या बोलेंगे, घट गया, हाँ या नहीं। और दोनों के साइज के बारे में एक पूछा रहता है, तो साइज दोनों का फैलेगा। इस पर निगेटिव चार्ज आया ना, तो निगेटिव चार्ज में पूरी तरफ फैल जाएगा, तो आपस में क्या होगा, वापस आपस में रिपल्सन होगा, जिसके कारण दोनों का साइज क्या होता है,
तो साइज दोनों का एक्सपेंड करता, साइज दोनों का एक्सपेंड करता। जनरल गली मोहल्ले का एक डायलॉग होता है कि अगर सोप बबल को चार्ज दे देते तो उसका साइज क्या करता है, बढ़ता है, एक्सपेंड करता है। हर एक किताब में क्वेश्चन लिखा हुआ, काफ़ी किताब में पहला क्वेश्चन यही लिखा होगा कि सोप बबल को चार्ज देंगे तो उसमें क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा क्या। तो सोप बबल को चार्ज देंगे तो ब्लास्ट नहीं करता है। अगर ब्लास्ट होता तो हर एक बाथरूम में क्या होता, ब्लास्ट होता। बाथरूम में घूमने के पहले लोग देखते कि कहीं बम तो नहीं रखा हुआ, ऐसा नहीं देखते, डायरेक्ट घुस जाते हैं। सुबह में किसी को याद नहीं रहता कि बम है या नहीं है, बम है अभी तो भी घुस जाएगा वो तो बात बोला जा रहा है। सवाल हर एक किताब का क्या पूछा हुआ है, सोप बबल इज गिवन चार्ज, तो साइज क्या होगा, क्यों, क्योंकि चार्ज देंगे तो पूरे पे चार्ज प्लस 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 आ गया तो उसका साइज क्या होगा, तो रिपल्सन कारण बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी साइज के बारे में क्या बोलोगे, साइज दोनों का इंक्रीज करता है। समझ आ गया लोगों को, साइज किसका इंक्रीज करता है, दोनों का इंक्रीज करता है। किसी को दिक्कत है बता देगा, मास एक का बढ़ता है एक का घटता है, बट साइज दोनों का इंक्रीज करता है। सोप बबल गिवन चार्ज इट विल एक्सपैंड, कोई एक्सप्लोजन नहीं लिखेगा, एक ऑप्शन देते एक्सप्लोड करेगा तो वह गलत हो जाएगा। हाँ जी, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, आपस में रिपल्सन होगा तो क्या कर जाएगा वो, तो एक्सपैंड करेगा। निगेटिव वाले पे निगेटिव निगेटिव में रिपल्सन होगा तो क्या कर जाएगा वो, एक्सपैंड कर जाएगा। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा, दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो ऐसा जो है तो फ्रिक्शन से एक ऐसा हम लोग करते हैं, फ्रिक्शन में किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। तो फ्रिक्शन ऐसा करते हैं। दूसरा क्या होता है, कंडक्शन। तो कंडक्शन मेथड देख लेगा, कंडक्शन मेथड में क्या करते हैं, ये हम लोग बहुत पढ़ेंगे इसको आगे जो है। तो जब कंडक्टर्स पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे। दो कंडक्टर्स हैं हमारे पास, कितना, तो एक पे चार्ज कितना दिया आपने, ऑलरेडी इसमें तो दो कंडक्टर्स हैं, Q1 एंड Q2 चार्जेज हैं। और रेडियस कितने हमारे, R1 R2, रेडियस कितने इनके, R1 R2, और कैपेसिटी कितनी इनकी, C1 C2। रेडियस R1 R2, कैपेसिटी C1 C2। समझ आ गया वो लोगों को। तो क्या करते हैं हम लोग, बोलेंगे दोनों को आपस में दूर दूर रखोगे तो कुछ नहीं, घिसने वाला काम कर दिया। अब क्या करेंगे, सिर्फ एज ए टच करने वाला काम करेंगे। क्या करेंगे, टच करवा के हटा दिया तो इनका क्या होता है, चार्ज का डिवीजन हो जाता है, शेयरिंग हो जाता है। टच करके क्या कर देंगे, हटा देंगे। जितनी बार टच करके हटाओगे उतनी बार ये कार्यक्रम होगा। तो एक बार टच करके क्या कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। तो पहले बोलेंगे पहले कितना कितना था हमारा, पहले Q1 घटो था, अब क्या हो गया, टच करके हटा दिया। तो बोलते ध्यान सुन लोगे, टच करके हटा दिया तो चार्ज जो है रेडियस के डायरेक्ट रेशियो में या कैपेसिटी के डायरेक्ट रेशियो में तो डिवाइड हो जाता है। चार्ज किस रेशियो में डिवाइड हो जाता है, तो इस पर Q1 डैश है और दूसरे कितना आ गया। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। पास कर दो। Q1 प्लस एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज कर लेंगे। क्या कर लेंगे आप, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज कर लेंगे। और दूसरा क्या करेंगे, किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, डायरेक्ट रेशियो में। टोटल Q1 डैश की वैल्यू देखेगा, Q1 डैश की वैल्यू कितना हो गया, Q1 प्लस Q2, डायरेक्ट रेशियो रेडियस में डाल दोगे, टोटल चार्ज इसमें डिवाइड हो जाएगा। Q2 डैश कैसे निकाल लोगे बताएगा लोग, टोटल में माइनस कर लो या फिर क्या कर लोगे। और जनरल नॉलेज का बच्चा बताएगा कि दोनों का रेडियस बराबर बराबर है, साइज आइडेंटिकल है तो क्या हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। साइज बराबर बराबर है तो आधा आधा बढ़ जाएगा। ये जनरल नॉलेज याद रखोगे। बाकी अगर अलग अलग रेडियस का तो क्या कर लोगे, रेडियस का डायरेक्ट रेशियो में बांट लोगे, या रेडियस का डायरेक्ट रेशियो में, या कैपेसिटी सुना होगा कंडक्टर के लिए 4πε0r, तो 4πε0r के रेशियो में बांट लोगे। C1 C2 में भी डाल सकते हो तुम। Q1 प्लस Q2 और कितना कर लो, C1 बाई C1 प्लस C2। और यहाँ भी कर लो Q1 प्लस Q2 और क्या कर लोगे, C2 बाई C1 प्लस C2। किसी को दिक्कत बता देगा। कैपेसिटी अगर दिया रहेगा, चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी के बारे में इतना आपको कैपेसिटी पता होना चाहिए। किसी कंडक्टर की कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, शेप एंड साइज पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। शेप साइज और मीडियम पे डिपेंड करती है, चार्ज के बिना और वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होता है। ऐसी बातें तुम्हें पता होना चाहिए। कैपेसिटी का मतलब होता ही क्या है, अरे ग्लास में वाटर डालते हो ना, तो ग्लास की इतनी कैपेसिटी होती है, वैसे क्या होती है, कंडक्टर की चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, तो उसी को कैपेसिटी बोलते हैं। और वैल्यू कितनी होती है स्फेरिकल के लिए, जो नहीं जानता तो जो 4πε0r लिख लेगा, वैसे आपको पता ही होगा कि स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी फिलहाल इतना 4πε0r। रेडियस पे डिपेंड करता है, तो या रेडियस के डायरेक्ट रेशियो में बांट लें या कैपेसिटी के डायरेक्ट रेशियो में बांट लें। अगर कैपेसिटी इक्वल होगी, साइज इक्वल होगा, तो चार्ज कैसे बढ़ जाएंगे, 1:1 रेशियो में बढ़ जाएंगे। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। गली मोहल्ले की किताबों में ऐसा दिया हो, दो जल्दी बांट लेगा लोग। दो स्फेयर हैं,
एक का कितना रेडियस दिया 5 सेंटीमीटर, दूसरे का 10 सेंटीमीटर, और चार्ज भी इतना ही दिया गया। एक को कितना चार्ज दिया गया, एक को चार्ज दिया गया 20, एक को 20 कूलम चार्ज दिया गया 20 माइक्रो कूलम, एक को कितना दिया गया 20 माइक्रो कूलम, और दूसरे को कितना दे दिया गया, तो डब्ल्यू 40 माइक्रो कूलम। जल्दी जल्दी बांट लेगा। रेडियस इतने इतने दिया हो, चार्ज बताएंगे Q1 डैश और Q2 डैश कितना आ जाए, Q1 डैश एंड Q2 डैश जल्दी बता देगा। चार्ज डायरेक्ट रेशियो में बंटवारा हो जाता है, जल्दी बताएगा लोग। 5 सेंटीमीटर एक का रेडियस, दूसरे का 10 सेंटीमीटर, 40 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम दिया गया। 40 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम, टोटल चार्ज कितना दिया गया 60 दिया गया। टोटल 60 दिया गया तो कितना, कौन सा रेशियो में बांट लोगे, तो 1:2 रेशियो में बांट लोगे, तो 1/3 ये खाएगा, 1/3 इंटू 60 कर लोगे, तो 1/3 इंटू 60 कितना हो गया, ये 20 दिए कितना हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा लोगों को, जिसको नहीं समझ में आया बता देगा, तो जल्दी इस पर बता देगा। दूसरी बार में बता दोगे कितना आ रहा है। पहली बार एक क्वेश्चन खत्म हो गया तो दोनों प्लस प्लस थे, एक बार तो दूसरी बार में क्या दिया, एक में माइनस एक में प्लस दे दिया गया। कंडक्शन करेंगे मतलब टच करेंगे, दोनों सटाओगे तो जुड़ जाएगा। पहले तो कितना हो गया टोटल, तो -20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा टोटल ना, -20 आ जाएगा। किसी को दिक्कत है बता देगा। कंडक्शन मेथड में सटाते हैं, टच करेंगे तो डिवीजन ना डायरेक्ट रेशियो में होता है, साइज के डायरेक्ट रेशियो में, रेडियस के डायरेक्ट रेशियो में, तब 1/3 फिर से रेशियो होगा 1/3, और कितना होगा टोटल चार्ज -20 हो जाएगा। -20 कैसे आ गया, तो -20/3, टोटल कितना हमारा है -20, तो अब कितना इस पे आ जाएगा बोल दोगे, -40/3। याद रह जाएगा, रेडियस के डायरेक्ट रेशियो में बंटवारा होता है, कैविटी के डायरेक्ट रेशियो में बंटवारा होता है। चार्ज का डिवीजन किस रेशियो में हो रहा है, डायरेक्ट रेशियो में डिवीजन हो जा रहा है। किसी को कंफ्यूजन है बता देगा। तो कंडक्शन में ये प्रोसेस याद रखेंगे आप। एक क्या हो गया हमारे पास, तो फ्रिक्शन मेथड, और दूसरा क्या हो गया ये याद रख लो ना। अगर साइज बराबर है R1 R2 बराबर तो Q1 Q2 डैश, R1 R2 अगर बराबर है तो Q1 डैश और Q2 डैश, तो आधा तो जाएगा। अगर पहले Q1 टोटल एक पे Q था, एक पे Q1 एक पे Q2, तो आधा बांट लोगे। अगर साइज बराबर है तो आधा रेडियस के डायरेक्ट रेशियो में बंटवारा हो जाएगा, या कैविटी के डायरेक्ट रेशियो में बंटवारा हो जाएगा। अगर दोनों का साइज बराबर तो आधा बढ़ जाते हैं। कंडक्शन में ये याद रखें, ट्रांसफर करने के 3 नियम, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। ट्रांसफरेबल है चार्ज, ट्रांसफरेबल है चार्ज, ट्रांसफरेबल है चार्ज। ट्रांसफर करने का नियम, या क्वांटम एक जो है, तो ऐसा तुमने सुना होगा, सुन लेगा। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट क्वांटम का मेजरमेंट करते हैं, चार्ज का क्वांटम का मेजरमेंट करते हैं। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट भी यहीं पे है, तो आप देख लेंगे। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में हर एक गली मोहल्ले का बच्चा जानता है ये एक्सपेरिमेंट को। अगर किसी तो लेकिन ना किसी लाइक इलास्टिक बॉडी में ये पॉलिथीन देखा होगा ना, जिसमें तुम सामान ले जाते हो। और पॉलिथीन में अगर शुरू में क्या होता, सिकड़ा हुआ, जैसे पानी भरोगे तो क्या होगा, फैल जाएगा वह। जितना ज़्यादा पानी डालोगे उतना साइज क्या होगा, मतलब साइज अगर बढ़ाओ, ज़्यादा बढ़ाया तो क्या कहोगे, अरे पानी ज़्यादा। बैलून को फुलाया नहीं फुलाया, तो बैलून में जितना ज़्यादा हवा भरते जाएंगे उसका साइज क्या हो जाता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। मतलब ज़्यादा साइज है, मतलब उसके अंदर हवा क्या है। तो सेम चीज़ यहाँ भी करते हैं, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में इतना ही करते हैं हम लोग। क्वांटम बताते हैं कि जितना डाइवर्सन ज़्यादा होगा। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में तो हमारे पास क्या होता था, ऐसा जो है तो कोई हमारे पास क्या होता, तो लीफ होता, क्या हमारे लीफ होंगे, ऐसे तो बना रहेगा ये। और इसके आसपास क्या लाते हैं, आइदर वे में, या तो किसी चार्ज को लाए आप और रॉड को लाए, इस पर कैसा चार्ज है, ये जो है तो सपोज कर लें पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, इसको सटा दिया तो इस पर भी कौन सा चार्ज ट्रांसफर हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ भी आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अपने आप ये दोनों पहले सटा हुआ था, अब क्या करेगा दोनों, तो फैल जाएगा। क्या करेगा, तो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में पूछा जाता है कि दोनों लिप्स पहले डायलेट करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे, दोनों क्या करेंगे, दूर जाएंगे। और क्वांटम कैसे पता कर लेते हैं, क्वांटम कैसे पता करते हैं,
तो जितना ज़्यादा दूर डाइवर्सन होगा उतना ज़्यादा क्या बोलेंगे, जितना ही ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड है। यहाँ से क्वांटम का ही मेजरमेंट करते हैं। किसका मेजरमेंट करते हैं? क्वांटम का मेजरमेंट करते हैं। दोनों पर लिप्स क्या होंगे, जो चार्ज यहाँ डालोगे वही दो इन पे आएगा। तो ये क्या होंगे, इस पे प्लस आया, अगर ये प्लस लेके आए थे सटाए प्लस में, तो ये प्लस प्लस आएगा। और ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, ज़्यादा दूर जाएगा। और कम रहेगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ से हम क्या मेजर कर लेते हैं, क्वांटम का मेजरमेंट कर लेते हैं। समझ आ गया वो लोगों को? गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट से तो डाइवर्जन होती है, और क्वांटम का एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं कि ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा उस पर चार्जिंग हो रही है या कम हो रही है। एक बार कम फैला और एक बार क्या फैला, ज़्यादा फैला, ज़्यादा डाइवर्सन हुआ। तो बोले ज़्यादा डाइवर्सन हुआ क्या बोलेंगे, तो क्वांटम ऑफ चार्ज ज़्यादा है, ज़्यादा है क्वांटम ऑफ चार्ज। जनरल नॉलेज की बात है, इंडक्शन में नोट कर लेगा 2-3 पॉइंट। हाँ, पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव जाएगा, और क्या जाएगा। अगर निगेटिव देंगे तो क्या जाएगा, निगेटिव जाएगा। सटा दे रहे हैं डायरेक्ट, इंडक्शन करेंगे तो उल्टा जाएगा, और डायरेक्ट सटा दिया तो क्या जाएगा। इस पे जैसा चार्ज लाएंगे, मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर हमने क्या किया, पॉजिटिव ला के पॉजिटिव सटाया तो क्या जाएगा, इसमें सटा दिया, मतलब कंडक्शन कर रहे हैं। बात नहीं समझ आई है। और दूसरा क्या करेंगे, अगर हम इंडक्शन मेथड करेंगे तो इंडक्शन मेथड से अगर चार्जिंग देते हैं तो इंडक्शन मेथड में देख लेते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ से पहले इस पे लाएंगे तो कंडक्शन में जो रहेगा वही ट्रांसफर होगा। और इंडक्शन में क्या होगा, इंडक्शन में अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होता है। और इंडक्शन में क्या होता है, हमारा अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होता है। इंडक्शन मेथड में देख लेंगे, पहला पॉइंट ये होता है कि जो इंडक्शन में तो अपोजिट नेचर चार्ज इंड्यूस होता है। चार्ज जो इंड्यूस्ड विल बी ऑफ अपोजिट नेचर, चार्ज इंड्यूस्ड जो होगा, चार्ज इंड्यूस जो होगा दैट बी ऑफ अपोजिट नेचर। जो पॉजिटिव चार्ज लोगे तो पॉजिटिव का इंडक्शन होगा, निगेटिव का इंडक्शन होगा। निगेटिव लोगे तो क्या होगा, चार्ज इंड्यूस्ड विल बी ऑफ अपोजिट नेचर। ये काम का जो है तो जहाँ पे कुछ जगहों पे तो यूटिलाइज होते हैं, अदरवाइज जो है तो हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। इंडक्शन में थोड़ा चार्ज कैसा इंड्यूस होता है, अपोजिट नेचर का इंड्यूस होता है। और जो कंडक्टर जो है तो कंडक्टर वाला जो होगा तो सबसे ज़्यादा बेस्ट इंड्यूसर होगा। कंडक्टर पे अगर चार्ज किसी कंडक्टर पे क्यू है तो दूसरे पे भी क्या करेगा, उतना ही अमाउंट का चार्ज इंड्यूस कर देगा। ये अगर एक्चुअल चार्ज कंडक्टर पे क्यू है तो इंड्यूस चार्ज कितना होता है हमारा, तो क्यू ही होगा और माइनस में हो जाएगा इंड्यूस चार्ज की वैल्यू। मतलब कंडक्टर उसको कहते हैं, कंडक्टर उस हीरो को कहते हैं जो दूसरे पे क्या करे, उतना ही अमाउंट का चार्ज इंड्यूस कर दे, तो उसे क्या बोलते हैं आप, कंडक्टर। समझ आई बात नहीं है। और कम अमाउंट का चार्ज इंड्यूस किया तो डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा। कम अमाउंट का चार्ज इंड्यूस किया, क्यू इंड्यूस्ड इज इक्वल टू क्यू एक्चुअल चार्ज क्यू नॉट 1 - 1/k। नेचर क्या होता है, ये परमानेंट। अपोजिट इंडक्शन होता ही होता है, बाकी मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल लोगे। अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर के लिए कितना बोलेंगे, इन्फिनिटी। तो कितना इंडक्शन हो गया, क्यू इंड्यूस्ड विल बी क्यू नॉट। नेचर अपोजिट होता है। नेचर अगर किसी को लिखने का मन करता है लिख लो -q, बट अंडरस्टूड होता है कि तो वो माइनस होना ही है, उसकी कोई सोचने की जरूरत है। इंडक्शन में कैसे नेचर का होता है, इंडक्शन अपोजिट नेचर का होता है। बोला कि कोई कंडक्टर पे चार्ज क्यू है और वो तुम उसको कैसा यूज करो, इंड्यूसर के रूप में यूज करो। कैसे के रूप में यूज करो, किसी दूसरे के लिए इंड्यूस करने जा रहे हो कंडक्टर से, तो वो कितना इंड्यूस कर देगा दूसरे पे, इक्वल एंड अपोजिट कर देगा। तो इंड्यूस चार्ज कंडक्टर में उतना ही अमाउंट का हो जाएगा। या उल्टा इसको डिफिनेशन बना देंगे कि कंडक्टर उसको कहते हैं जो सामने वाले पे उतना ही अपने बराबर ही चार्ज क्या कर दे, अपोजिट नेचर का इंड्यूस कर दे, अपोजिट नेचर का क्या कर दे। और डाइलेक्ट्रिक किसको कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक उसको कहेंगे जो दूसरे पे तो अपने से कम चार्ज इंड्यूस करेगा। क्या करेगा, अपने से कम। जैसे कंडक्टर के लिए दिखा दिया, कंडक्टर यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो कितना इंड्यूस हो गया, ये 0 हो गया टर्म, तो कितना हो गया, जितना कंडक्टर पे क्यू नॉट था तो उतना ही क्यू नॉट कर दिया, माइनस में कर दिया। और हवा रख देंगे तो हवा में कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 - 1 कितना हो गया। तो हवा किसी पे चार्ज इंड्यूस नहीं करेगा। हवा चार्ज इंड्यूस नहीं करेगा। और पानी कितना इंड्यूस कर देगा, पानी का याद होगा अभी लिखवाया था 80।
तो कितना इंड्यूस कर देगा 79/80 अमाउंट इतना कर देगा 79/80 फ्रैक्शन कर देगा क्यू नॉट का। समझ आ गया होगा लोगों को? इतना परसेंटेज ऑफ चार्ज उस पर क्या कर देगा वो इंड्यूस कर देगा। समझ आई बात नहीं आई? मैं बोलना यहाँ से ये चाहता हूँ कंडक्टर का बस इतना मतलब है कि मैं आपको फिजिक्स सिखाने के लिए आया हूँ। तो अगर मैं आपको जितना मुझे फिजिक्स आता है उतना आपको सिखा दूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया? तो मैं कंडक्टर हूँ। और कम सिखाया मतलब क्या हो गया? डाइलेक्ट्रिक। और नहीं सिखाया मतलब क्या हो गया? एयर। समझ आ गया होगा लोगों को? कंडक्टर की यही प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है। कंडक्टर वो होता है जो अपने बराबर क्या पैदा कर दे। समझ आ गया होगा लोगों को? तो इंडक्शन में तो अपोजिट नेचर का आता है। बाकी एक देख लें ऐसा डिजाइन हर एक जगह किताबों में बनाया रहता है कि क्या हमारे पास देख लें स्टोरी सुन लेंगे। ये इंड्यूसर है, क्या है ये? इंड्यूसर पॉजिटिव लाएंगे। इंड्यूसर क्या लाया आपने? पॉजिटिव लाया। इंड्यूसर क्या लाया? ध्यान से देख लोगे तो ऐसे से इंड्यूस करते इंडक्शन मेथड होता है कि ये जो है ये कैसा ऑब्जेक्ट है? तो इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब जिसके जितने प्रोटॉन उतने हैं तो इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है? बराबर है। ध्यान सुन लेगा स्टोरी एक बार, हर एक बच्चे को याद होता है। ये पहला स्टोरी यही सुनता है हर एक लोग। इलेक्ट्रोसाइट की पहली स्टोरी यही होती है कि जैसे इंड्यूसर लाएंगे, इंड्यूसर कैसा पॉजिटिव है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है। और तो जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को पता चलेगा ये इंड्यूसर आ चुका है, तो इंड्यूसर आ चुका है तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कारण इधर आएगा और इसके अंदर जो प्रोटॉन है कहाँ जाएगा? तो दूर जाएगा। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन में बन जाएगा यहाँ पे आकर के। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन में यहाँ पे आके बन जाएगा और यहाँ पे तो प्रोटॉन क्या करेगा? इधर वो इंतजार करेगा कि कब इंड्यूसर जाएगा। उसको फिर क्या महसूस हो रहा? रिपल्सन महसूस हो रहा। क्या महसूस हो रहा है प्रोटॉन को? समझ आ गया होगा पहली बात? पहली बात यह समझ में आ गया होगा लोगों को कि जैसे इंड्यूसर लाएंगे तो इसके अंदर हलचल मच जाता है कि आ गया इंड्यूसर, तो इलेक्ट्रॉन इधर भागता है और क्या करता है वो? प्रोटॉन दूसरी डायरेक्शन भागता है, रिपल्सन फील करता है। क्या फील करता है वो? समझ आ गया? पहला स्टेप में किसी को दिक्कत है बता गया, आ गया इंड्यूसर आ गया, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाता है अट्रैक्शन में। अब ये जो है इंड्यूसर यहाँ पे खड़ा है, तो इंड्यूसर खड़ा तो क्या हो रहा होगा बताएगा कोई? इसको बांध रखा होगा, ये हिल नहीं सकता। जब तक इंड्यूसर रहेगा ये क्या करेगा? बाउंड बोलते हैं इसको, बांधा हुआ। क्या कर रखा उसका? बांध रखा है ना। समझ में आया? अरे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा ना। अनलाइक में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन में बांध रखा है इसको, जबकि ये रिपल्सन फील कर रहा है। ये क्या सोच रहा है कि कब चला जाएगा इंड्यूसर? ये कब चला जाए? हाँ या नहीं? तो डाटा वन एस्पेक्ट जैसे आप बोलते हैं हमें क्या करना? चार्जिंग करना। अभी चार्जिंग हुआ क्या? अभी भी नेट चार्ज कितना है सिस्टम पे? 0 है। अभी भी क्या है? न्यूट्रल ही है। दिख रहा है चार्ज इधर माइनस है उधर प्लस बैठा है, क्या ये न्यूट्रल ही? हाँ या नहीं? तो अब इंडक्शन करने के लिए तो ऐसा करते हैं, इसको ग्राउंडिंग कर देते हैं। अर्थ से जोड़ देना को क्या बोलते हैं? ग्राउंडिंग। अर्थिंग करने का मतलब क्या होता है? अनवांटेड चार्ज ग्राउंड में चला जाता है। तो पहले जो प्लस वाला चार्ज क्या फील कर रहा था? पहले परेशान था वो, पहले उसको रिपल्सन लग रहा था और उसको क्या मिल गया? ग्राउंड मिल गया, पैसेज मिल गया। तो क्या करेगा ये? इधर पोटेंशियल हाई है तो क्या करेगा? ग्राउंडिंग का पोटेंशियल 0 होता है तो हाई पोटेंशियल से मूव कर जाएगा, तो ग्राउंड में चला गया। समझ नहीं आया कुछ? तो जैसे ग्राउंडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वो निगेटिव वाला भी को कभी ग्राउंडिंग क्यों नहीं ले जाएगा? तो वो बंधा हुआ वहां पे, वो नहीं जाएगा वहां पे। उसको बांध रखा आपने, पकड़ रखा आपने। समझ आ गया? दूसरा स्टेप किसी को कंफ्यूजन है तो बता देगा। इतना स्टेप में किसी को कंफ्यूजन है तो बता देगा। अब बच्चा जानता है इसमें कितने स्टेप होते हैं आगे का। तुम दोनों में 2 लोग हैं, कौन कौन दिख रहा है तुम्हें? एक ग्राउंडिंग और एक इंड्यूसर है। किसको हटाने का मन कर रहा है तुम्हें? पहले ग्राउंडिंग को पहले हटा दिया, तो ग्राउंडिंग को हटा दिया तो बढ़िया किया, इसमें इंडक्शन हो जाएगा। ग्राउंडिंग को हटा दिया तो अभी भी क्या रहेगा? ये तो ऐसे दिख रहेगा। उसको वो जब तक रहेगा वहीं पर रहेगा। वो जब तक रहेगा वहीं पर रहेगा, बांधे हुए। हाँ या नहीं? लेकिन जैसे अभी क्या करते, पहले किसको हटाया, आप किसको हटा दो तो अब ये क्या करेगा? अब आपस में रिपल्सन हो गया या अट्रैक्शन हो गया इसमें? तो यही चार्ज क्या करेगा? ये तो पूरे पे फैल जाएगा। यही चार्ज पूरे में क्या कर जाएगा? फैल जाएगा। ये पूरे में फैल जाएगा। तो कैसा इंडक्शन हो गया पूरे सिस्टम में? तो नेगेटिव का इंडक्शन हो गया। जबकि पहले क्या लिया था हमने सब्जेक्ट को? न्यूट्रल लिया था। अब किस में डेवलप हो गया ये? तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर लिया हमने, इसको बोलते हैं नेगेटिव का इंडक्शन हो गया। अगर पॉजिटिव लिया था तो किस में डेवलप होगा?
निगेटिव में और निगेटिव इंड्यूसर लेते तो पॉजिटिव इंड्यूस होता। किसी को दिक्कत है बता देगा। ये बार बार हम ऐसा ही इस्तेमाल करूँगा, बार बार इस तरह का तो स्टेटमेंट इस्तेमाल करूँगा कि जैसे कोई पॉजिटिव लाएंगे तो निगेटिव इंड्यूस हो गया, निगेटिव लाएंगे तो क्या इंड्यूस कर लेंगे, या जैसे पॉजिटिव लाएंगे तो क्या होगा, तो जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उसके पॉजिटिव चार्जेस दूर जाएंगे और निगेटिव वाले पास आ जाएंगे। तो ऐसे स्टेटमेंट बार बार यूज होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? बाकी ये क्या डायलॉग दिया था, देखो अगर कोई गलती से उल्टा कर दिया, पहले तो ये चला गया था, पहले किसी ने क्या किया, इंड्यूसर को हटा दिया, इंड्यूसर को हटा दिया तो क्या करेगा ये, तो ये भी जो चार्ज जो अब इसको कोई तो बाउंड करने वाला नहीं रहा, पकड़ने वाला इसको कोई नहीं रहा, तो भी क्या करेगा, तो लाइक उसमें तो चार्जिंग हुई क्या। अगर बाई मिस्टेक अगर तुम्हें पता नहीं है तो तुम क्या कर दिया, तुमने अगर पहले किसको हटा दिया, इंड्यूसर को हटा दिया, तो क्या कहोगे, इंड्यूसर को हटा दोगे तो ये अर्थ क्या करेगा, अर्थ से पॉजिटिव चार्जेज आएंगे और वो क्या कर जाएंगे, उस चार्ज को जो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा निगेटिव चार्ज को नलिफाई कर देगा। तो क्या हो गया, ये इंडक्शन हुआ क्या। तो इंडक्शन करने के लिए क्या चाहिए हमें, इंड्यूसर तो चाहिए। पहले क्या हटाएंगे, पहले ग्राउंडिंग अर्थ से डिस्कनेक्ट कर देंगे, अर्थ से डिस्कनेक्ट कर देंगे। अर्थिंग का मतलब ही होता है कि अनवांटेड चार्ज कहाँ चला जाए, अनवांटेड चार्ज जो भी रहेगा तो कहाँ, अर्थ को ग्राउंड में चला जाएगा, अर्थिंग में चला जाएगा। आप घर पे तो अगर क्या करते हैं, घर आपके घर में अर्थिंग अगर सेट नहीं किया हुआ तो आपको जो है कोई भी डिवाइस को टच करेंगे तो क्या मारता है वो, तो झटका मारेगा क्या मारेगा वो, झटका मार देगा कोई भी। जबकि अगर ग्राउंडिंग है तो झटका बंद हो जाएगा। तो इसलिए हर एक घर में अर्थिंग किया रहता। कभी तुम्हारे घर में जब तैयार हुआ होगा तो उसमें पहला काम तो अर्थिंग ही कर देते हैं। तो 3 तरह का ट्रांसफर आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे छोटे मोटे काम देख लेंगे, अब फटाफट देख लेगा। 2 पॉइंट चार्ज में बच्चा देश में जानता है कुलम्बिक नियम लगता है। कुलम्बिक नियम के मतलब 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 r डिस्टेंस में है, हवा में दोनों हैं, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, फोर्स इन एयर, तो K Q1 Q2 बाटे या Q1 Q2 बाई 4πε0 r²। दोनों के बीच का डिस्टेंस हवा में कितना r है। ये क्या हमारा फोर्स इन एयर है। ये क्या 2 4 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 ऐसा है। किसी को दिक्कत है बता देगा। पॉइंट चार्ज हवा में डिस्टेंस ऐसा है, जबकि ये 2 पॉइंट चार्ज कहाँ पे रख दें, Q1 Q2 को 2 स्फीयर पे डाल दें, दोनों के कहाँ पे डाल दें, ये Q1 Q2 कहाँ पे डाल दें, स्फीयर पे डाल दें। Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, हाँ है नहीं, Q1 चार्ज Q2 चार्ज को कहाँ पे डाल दूँ, स्फीयर पे डाल दूँ। तो सवाल क्या पूछे हुए रहते हैं कि पहले के रिस्पेक्ट में फोर्स घट जाएगा या बढ़ जाएगा। F0 इन F1 F2 के Q1 Q2 के बीच में फोर्स इन एयर लिखा हुआ। ये दोनों चार्ज कहाँ पे, हवा में रखे हैं r सेपरेशन पे, 2 पॉइंट चार्ज हैं, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 Q2 बटे 4πε0 r²। अगर ये मीडियम रहेगा, कोई बीच में एयर नहीं होगी, क्या रहेगा, कोई मीडियम रहेगा, तो क्या रहेगा यहाँ पे, तो 4πε लिख लेंगे, 1 बटे 4π Q1 Q2 बटे 4πε r² लिखेंगे। कोई मीडियम रहेगा तो समझ नहीं आया। जबकि क्या बोला गया, अब वो जो Q1 Q2 पॉइंट चार्ज जो थे उनको कहाँ पर रख दिया, तो इस स्फीयर पर रख दिया, एक स्फीयर पर रख दिया Q1 चार्ज को, दूसरे स्फीयर पे क्या रख दिया, Q2 चार्ज को रख दिया। और जो चार्जेज हैं तो क्या, तो इनके जिनके सेंटर यहीं पे हैं, स्फीयर के कंसेंट्रिकली ऐसे रखा गया, चार्ज के करस्पॉन्डिंग इसको रखा गया। जो स्फीयर्स रखेगा उनके सेंटर यहीं ऐसे ही हैं, उनके तो कौन साइड कर रहा है। तो बच्चा जानता है कि क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हर एक बच्चे को यह तो इन्फॉर्मेशन पता है कि क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घट जाता है, क्योंकि बोलेंगे क्या हो गया, जब चार्ज डालोगे तो इन दोनों में प्लस चार्ज और प्लस चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये जो चार्जेज हो जाते हैं इस पर तो इफेक्टिवली दूर जाके खड़े होंगे, दोनों चार्जेज क्या होंगे, तो फारदेस्ट डिस्टेंस पे खड़े होंगे। तो फारदेस्ट डिस्टेंस तो इनके जो चार्जेज का कंसंट्रेशन का सेंटर होगा तो कहीं दूर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इफेक्टिव डिस्टेंस पहले के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। इफेक्टिव डिस्टेंस पहले के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू पहले के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, पहले के रिस्पेक्ट में फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सवाल पूछा रहता है कि 2 पॉइंट चार्जेज में फोर्स कितना लग रहा है, F0। बाद में उन दोनों चार्जेज को स्फीयर पे बांट देंगे। क्या बांट देंगे, स्फीयर पे बांट देंगे। तो पहले के रिस्पेक्ट में फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कम हो जाएगी।
पहले के रिस्पेक्ट में फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, और जबकि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रहेगा तो क्या होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहेगा तो अट्रैक्शन रहेगा दोनों में, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव में अट्रैक्शन या रिपल्सन, अट्रैक्शन होगा तो इधर आ जाएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव में अट्रैक्शन हो जाएगा ना, समझ में आ रही बात, तो वो क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन क्या रहेगा तो आइडेंटिफाई कर लोगे तुम। तो लॉजिक समझ में आ गया होगा, लॉजिक समझ में आ गया होगा। ये आगे चल के हम लोग तो एक फ्लक्स का एक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी थी है जो कि चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन जीरो मेजर करते, चार्ज अंदर भाई है, तो वो भी देख लोगे। चार्जिंग के जो तुम पढ़ रहे थे इन पे क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ पे ध्यान दोगे। ये क्या हमारे पास एक स्फेयर है, ऐसा बोलेगा क्या स्फेयर है, वर्चुअल स्फेयर है, ये वर्चुअल स्फेयर है, और वर्चुअल स्फेयर में ये वर्चुअल स्फेयर है कोई उजला वाला, और एक इसके सामने एक चार्ज रखा हुआ। इंडक्शन होता है, क्या होता है, इंडक्शन होता है, इंडक्शन होता है। अगर आपको जो है ना भूख नहीं लगी है, क्या लगी है, भूख नहीं लगी है, फिर भी बगल में कोई खा रहा तो क्या होता है उससे, थोड़ी देर में आपको लगता है कि हमें भी खाने की जरूरत पड़ रही है। अभी आपको कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर उस बगल में कोई खाना खाना शुरू कर दे तो आपको कुछ इंडक्शन होता है आपके अंदर भी। तो चार्ज में तो डेफिनेटली होता ही होता है, वैसे ये इसमें भी हो जाता है। या सामने वाले तुम बैटिंग कर रहे हो, अगर बैठे बल्लेबाजी कर रहे हो तो काफ़ी बार जो है बल्लेबाज कोई अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है तो दूसरा वाला भी क्या करता है, हाँ जो दूसरा वाला जो कभी ज़िंदगी में जो सिक्स नहीं मारा वो भी मारना शुरू कर देता। तो इंडक्शन तो देख के होता ही है ना, समझ में आई बात। या तुम्हारे दोस्त की शादी हो गई किसी कैटरीना कैफ से, तुम्हारी इच्छा नहीं थी, फिर भी तुम क्या करते हो, तुम जैसे देखते हो कि कैटरीना कैफ है वो तो तुम्हारी भी इच्छा हो जाती है कि नहीं। तो इंडक्शन जो है बिना कुछ टच किए हुए हो जाता है। जो नई दुल्हन को देखने जाते हैं तो क्या टच करते हैं क्या आप, अरे नई शादी होती है तो हर एक लोग देखने जाता है उसको, तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, इंडक्शन। आपको काफी बार आपको किसी दुल्हन को देख लिया या किसी दूल्हे को देख लिया, रात भर नींद नहीं आती है, तो कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, इंडक्शन। आपने देखने से इंडक्शन हो गया, आपके अंदर देखने से इंडक्शन हो गया। कोई पुरानी बात याद आ जाती है उसमें। चलने तो बोला जा रहा है कि मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि चार्ज रखेंगे तो इंडक्शन तो होता ही होता। काफी जगहों पे ये सब इफेक्ट में नेग्लेक्ट करूंगा। ये गारंटी है कि कोई चार्ज है तो सामने क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। ये सब पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कोई कंडक्टर है तो उसके अंदर फील्ड जीरो होता है, कंडक्टर है तो उसके अंदर फील्ड क्या होता है, अंदर में जीरो होता है, बाहर में होगा। और क्या है, डाइलेक्ट्रिक है तो उसके अंदर भी फील्ड होगा, बाहर भी फील्ड होगा। तो ऐसे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो जैसे यहाँ चार्ज रखेंगे तो सामने में क्या कर देगा, प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज है तो यहाँ क्या इंड्यूस कर देगा, माइनस है, यहाँ क्या कर देगा। तो सवाल पूछ रहा था कि फ्लक्स यहाँ से मेजर करो। ये वर्चुअल एक स्फीयर लिया, इस जोन से येलो वाला में क्या मैंने पता करो, फ्लक्स क्या मेजर करते हैं, तो चार्ज बटे एप्सिलॉन जीरो से मेजर करते हैं। तो चार्ज इसके अंदर कुछ पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा। तो इतना चार ऑप्शन दे देंगे तो क्या बोलो, पॉजिटिव फ्लक्स होगा। क्या होगा हमारा, पॉजिटिव फ्लक्स होगा। कुछ समझ नहीं आया, ऐसे डायग्राम बनाए रहते हैं साहब कि एक चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे एक स्फीयर है और ये इस बॉर्डर के थ्रू, तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, समझ नहीं आया। अच्छा सॉरी, निगेटिव फ्लक्स होगा। वो निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव फ्लक्स होगा, माइनस चार्ज आ रहा है तो निगेटिव फ्लक्स आएगा। यही समझ नहीं आ रहा था क्या। बोला गया कि ये क्या है, एक चार्ज है, ये क्या है, ये स्फीयर है। जैसे स्फीयर के सामने इसको लाएंगे तो ये क्या कर देगा, तो इंड्यूस कर देगा। यहाँ पे क्या करेगा, माइनस, और दूर में क्या करेगा। तो सवाल पूछे रहते हैं कि फ्लक्स बताओ। एक फ्लक्स फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे बर्कटन फिजिकल क्वांटिटी एफ डॉट डी से मेजर करते हैं, वैसे फ्लक्स क्या हमारा। तो फ्लक्स मेजर करने का तो तरीका होता है कि अंदर वाले चार्ज को जिस सिस्टम से मेजर करना है उसके अंदर वाले चार्ज को किससे डिवाइड कर देते हैं, एप्सिलॉन जीरो से। अंदर वाले चार्ज को किससे डिवाइड कर दिया, तो बोले इस येलो वाला जो सरफेस है उससे फ्लक्स निकालो। तो येलो वाले में कौन सा चार्ज आया, तो निगेटिव चार्ज जो रहेगा उसके वैल्यू को एप्सिलॉन जीरो से डिवाइड कर देंगे। इतना ही पूछ रहा था कि क्या बताएं आप, फ्लक्स पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा, क्या होगा। तो क्या बताएंगे, निगेटिव फ्लक्स। यही यहाँ से पूछ दिया गया। अगर यहाँ से पूछ दिया गया तो क्या फ्लक्स बताएंगे, पॉजिटिव फ्लक्स बताएंगे। यहाँ से पूछा गया तो क्या बताएंगे आप, पॉजिटिव फ्लक्स। और अगर यहीं से पूछ दिया गया
ये डॉटेड लाइन से पूछ दिएगा तो क्या बताएंगे आप? समझ आ गया होगा लोगों को? ये डॉटेड से पूछिएगा तो क्या बताएंगे आप? समझ नहीं आया कुछ? और ये इससे पूछ दिया गया, देख लेगा, बातचीत ना करे। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि नीट का 7 मई को एग्जाम एक ही बार मौका मिलता है, अगल बगल का चेहरा देखने का मौका लाइफ टाइम मिलता रहेगा। ये दुनिया में चेहरा देखने का मौका लाइफ टाइम मिलता रहेगा, तो अगल बगल ना देखें। कुछ टाइम बचा हुआ है, अगर आप अंगली पे काउंट करेंगे तो आपको इतना टाइम ही बचा जिसमें सांस लेने की फुर्सत भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप 700 रैंक नंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना ही टाइम बचा कि सांस भी मुश्किल से आप गिन के ले पाएंगे। समझ आई बात नहीं है? क्योंकि 100 दिन का टाइम बचा, 100 चैप्टर ही होते हैं आदमी को। एक चैप्टर को करने में अगर उसको रेशियो में बांटोगे डेली वाइज बेसिस पे तो इतना ही टाइम है आपके पास। समझ आई बात नहीं है? तो अपने आप पे पूरी फुल्ली फोकस होकर के तो अपना तो कंसंट्रेशन दे। समझ आ गया होगा लोगों को? ये 3 क्वेश्चन आपके सामने दिखा दिया गया। अगर यहाँ से फ्लक्स पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? निगेटिव फ्लक्स यहाँ से पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे आप? अब पूरे से पूछा गया और यहाँ से पूछा गया जीरो, अभी कहाँ जीरो? क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो, क्या बताएंगे? समझ आई बात नहीं? तो 4 क्वेश्चन सामने दिखा देगा, जैसा पूछा जाएगा वैसा कर लोगे। बता दिया कि जो मैं बोल रहा हूँ तो कहीं किताबों में छपा होता है उसी को तो मैं बोल रहा हूँ। एक जनरल नॉलेज ये भी पूछा रहा था कि होलोस्फेयर है एक, और क्या है हमारा कंडक्टिंग स्फेयर है। एक होलोस्फेयर है दूसरा, तो दोनों की चार्ज की होल्ड करने की एबिलिटी क्या रहती है? सेम रहती है। उसको आगे प्रूव कर दूंगा, फिलहाल जनरल नॉलेज है, यूज कर लोगे। तो इतना तो पॉइंट आपको याद हो गया। बच्चा बोल रहा है इतने पॉइंट के बारे में कुछ दिक्कत है किसी को? तो पॉइंट एस फॉर स्केलर, ए फॉर एडिटिव, के फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ई फॉर तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई फॉर इक्विलिब्रियम के बारे में टेस्ट दिखा दिया। टी फॉर क्या हमारा ट्रांसफरेबल, 2 टाइप्स हैं एंड करस्पॉन्डिंग। तो जैसे देख लेंगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो 1 मोर 5 इन्फॉर्मेशन और दे रहा हूँ, अभी इनको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। आगे हम लोग तो फील्ड एंड फोर्स में चलते हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन में तो टाइम काफ़ी लग रहा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिर से नोट कर लोगे। के इक्वल टू क्या मेजर करते हैं हम लोग? ऐसे देख लेगा के का एक और डेफिनेशन। हाँ जी बोलेगा, क्या बोल रहा है? एफ नॉट बाई एफ एम, फोर्स इन मीडियम और फोर्स इन एयर एंड फोर्स इन मीडियम का रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। या इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम का रेशियो को भी क्या बोलते हैं हम लोग? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। ये भी डिफिनेशन ही है। यू फॉर क्या होता है? तो बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। और यू फॉर तो इसके लिए भी क्या डिफाइन करते हैं हम लोग? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी क्या डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यहाँ भी तो एनर्जी कंजर्वेशन लागू होगा। हाँ जी। के फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज इन एयर एंड फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज इन मीडियम का रेशियो को भी डिफाइन करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। या इलेक्ट्रिक फील्ड तो एयर में और इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम में। जनरल नॉलेज याद रखो, फोर्स एंड फील्ड मीडियम डालने से क्या हो जाता है? तो घट जाता है। फोर्स एंड फील्ड मीडियम में क्या हो जाता है? ई इक्वल मीडियम में ई नॉट बाई के। ई नॉट कहाँ पे हमारा? एयर में। तो एयर में तो क्या होगा? तो ई नॉट है, और जैसे क्या डाल देंगे आप? कोई बाट पानी डाल दिया तो पानी में फील्ड कितना हो जाएगा? ई नॉट बाई 80। या और कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे तो कम हो जाएगा। समझ नहीं आया? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम में क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। केबन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगी? प्रीवियस ईयर में एक ग्राफ भी पूछा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज, तो डाटा ये डिस्टेंस डाला हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो बताओ एयर है और ऐसा है मीडियम है। तो एयर है तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा? एयर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। अब बाकी कोई मीडियम डाल दोगे यहाँ पे K1 एंड K2 तो एयर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। और ज़्यादा K रहेगा तो 0 हो जाएगा। कंडक्टर के लिए 0 और मीडियम के लिए ऐसा कर लें। हाँ या नहीं? मैं बोल रहा प्रीवियस ईयर सोल्व करते हुए ग्राफ ही बना हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक तो रीजन में, किसी रीजन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यहाँ पे हवा है, यहाँ पे K1 है और यहाँ पे कंडक्टर है। यहाँ पे क्या है? तो कंडक्टर में फील्ड कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे 0 दिखा दिया फील्ड। और हवा में क्या हो गया हमारा? और कोई मीडियम है तो वहाँ पे तो ऐसा दिखा दिएगा। समझ आ गया होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा तो फील्ड क्या हो जाएगा हमारा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड तो वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ इतने डिस्टेंस में फिलअप किया हुआ। तो ऐसे तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कि जहाँ पे एयर होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा? मैक्सिमम। वो उस रीजन में वो मैक्सिमम होगा, कांस्टेंट होगा। बाकी रीजन में तो ऐसा हो रहा है। बाकी और डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। हाँ, इतने रीजन में x1 रीजन में K1 है और x2 रीजन में K2 है और x3 रीजन में K3 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ही आप कर लें। इतने डिस्टेंस का तो वेरिएशन यहाँ पे K1 है, K2 है, K3 है। तो इसने में फील्ड क्या होगा? तो मैक्सिमम हो गया यहाँ पे कांस्टेंट मैक्सिमम। यहाँ पे 0 है कांस्टेंट और ये कांस्टेंट और इतनी वैल्यू होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस का वेरिएशन लिखा रहता है। तो K का मतलब आपको दिखा दिया। U फॉर क्या बता दिया?
तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डिफाइन करेंगे। बच्चा जानता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, कितना पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 बटे 4π0r। जनरल नॉलेज की बात है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी फिर से पॉइंट लेग पेयर ऑफ चार्जेज के लिए डिफाइन करते हैं या सिस्टम के लिए डिफाइन करते हैं। चार्जेज का सिस्टम के लिए, सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो स्फेरिकल कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक स्फेयर, इन सभी क्या डिफाइन करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी, या किसी कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे तो उनकी होगी, या किसी पेयर ऑफ चार्जेज की होगी पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी। और यू फॉर द जनरल नॉलेज, यू के लिए क्या याद रख लेंगे, यू अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट और लाइक चार्जेज रिपेल। और एम के लिए नोट कर लेंगे, एम का मतलब क्या होता है, तो मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम पोटेंशियल से मिनिमम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। कम से कम, अरे एक 20 साल के सवाल में तो 15 बार इससे सवाल पूछा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल से मिनिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल से। एम फॉर क्या लिखा गया, मैक्सिमम पोटेंशियल से मिनिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल से मिनिमम पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखा देते हैं, बोलते हैं कि इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड एरो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये V1 और V2 है, तो कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, ऐसे तुम प्रीवियस ईयर देख लोगे, बहुत बारे ऐसे लाइन्स दिखाए हुए। तो क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन मैक्सिमम से मिनिमम, तो V1 ज़्यादा होगा, V2 क्या होगा, तो स्टेटमेंट टिक कर देंगे 4 ऑप्शन में, V1 इज मोर देन V2। ये दूसरा नॉलेज कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, तो कम हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, समझ आ गया को लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज है। बोथ वे में यूज कर लेंगे, याद रह जाएगा, मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम पोटेंशियल का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मैक्सिमम पोटेंशियल से मिनिमम पोटेंशियल। कोई भी चीज़ कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई टू लो, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फील्ड फ्लो कर रहा है। आगे भी इसका इस्तेमाल करेंगे। एम फॉर मैक्सिमम और एम फॉर क्या होता है, मास होता है, तो क्या याद करें, एम फॉर मास के लिए भी यूज कर लेंगे। जनरल नॉलेज बोलेंगे क्या होता है हमारे पास, तो मास, अगर चार्ज है तो मास होगा, और चार्ज नहीं भी है तो भी मास होगा। एग्जाम्पल तुम्हें पता ही है कि प्रोटॉन पे चार्ज है, मास है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, मास है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है लेकिन मास है, तो मास हमेशा होता ही है। मास वो बेसिक इंटेंसिटी है जो कि चार्ज हो या ना हो तो रहेगा ही रहेगा, मास रहेगा ही रहेगा, हाँ या नहीं, हाँ हाँ, मास में ही बोल रहा हूँ कि जनरल नॉलेज ये भी ध्यान रख लो, कहीं पे स्टेटमेंट लिखा रहता है कि मास तो चार्ज हो या ना हो, मास होगा, बाप हो या ना हो, मास सबके पास होती है। ये तो कॉमन सी बात है, इसमें क्या करना। अरे काफी लोग अडॉप्ट करते हैं ना, तो उसमें कोई आश्चर्यजनक काम नहीं, ऐसे सुने छोड़े वो सब बातों को। चार्ज हो या मास तो होगा ही होगा, बट अगर मास ना हो तो चार्ज नहीं होगा। मतलब कोई मासलेस है तो चार्जलेस होगा, इसकी गारंटी है। मासलेस है तो, जैसे ईएम वेव क्या बोलते हैं, ईएम वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है, मोमेंटम कैरी करता है, एनर्जी कैरी करता है, चार्ज कैरी नहीं करता। तो मासलेस है तो चार्जलेस होगा। समझ नहीं आई बात। फोटोन का रेस्ट मास 0, फोटोन को बोलते हैं चार्जलेस है। समझ आ गया स्टेटमेंट में क्या बोलना चाह रहा था। चार्ज है या ना हो, मास रहेगा ही रहेगा। एग्जाम्पल सामने दिखा दिया। और उल्टा, अगर मास नहीं है तो चार्ज नहीं होने के तो गारंटी है। मास अगर है ही नहीं तो चार्ज, समझ आ गया लोगों को। तो जनरल एम के यू एम ए फॉर, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या कर लेंगे आप, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए तो डायरेक्शन दूर होता है, लाइन ज्वाइनिंग से क्या होगा दूर, और निगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स, ए फॉर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड ए टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। और आर फॉर द रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। आर के लिए नोट कर लेंगे के यू एम आर में, आर फॉर रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। गली मोहल्ले का आदमी जानता है रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन इज श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन।
दो चीज़ों में रिपल्सन हो रहा तो डेफिनेटली बोलेंगे वहाँ पे क्या है, तो चार्ज है उस पर। रिपल्सन इज श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग है। रिपल्सन इज श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। किसी को दिक्कत है बता देगा। रिपल्सन जो है ना, रिपल्सन किसी दो लोगों में हो रहा तो बोलेंगे चार्जिंग है उसमें, और अट्रैक्शन हो रहा तो कोई गारंटी नहीं, वो अट्रैक्शन मास के कारण भी होता है। दो चीज़ों में अट्रैक्शन होने से तो गारंटी नहीं है कि चार्ज है ही उस पर, क्योंकि वो अट्रैक्शन किसी कारण हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी हो सकता है। ना समझ आई बात। सवाल ऐसा दिया रहता है कि बॉल है तुम्हारे पास, 10 बॉल है या 3 बॉल का एग्जाम्पल ले ले, वैसे कितने बॉल दिए रहते हैं, तो 3 बॉल दिया हुआ, तो बोले यहाँ पे क्या हो रहा है, इनमें तो रिपल्सन हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो बताओ कि कौन चार्ज है और कौन अनचार्ज की पॉसिबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग में भी चार्ज। इसमें डेफिनेटली रिपल्सन हो रहा तो ये चार्ज तो है ही। तो 1 एंड 2 पे क्या होगा, तो चार्ज है। रिपल्सन होने का मतलब ये चार्जिंग है वहाँ पे। बट यहाँ पे Q3 अट्रैक्शन में सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये अट्रैक्शन किस कारण हो सकता है इन दोनों में, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये चार्ज की गारंटी है। समझ आ गया होगा लोगों को। रिपल्सन में जब भाग लिया तभी क्या बोलोगे, 12वीं का क्लास पास कर गया तो वो मतलब नहीं था। जब तुमने नीट का एग्जाम को क्वालिफाई किया, नीट में रैंक लाया, तभी माना जाता है कि तुम्हारा जन्म हुआ धरती पे। अरे 12वीं का तो ये पिछले साल पता चल गया ना कि सबको दे दिया गया सर्टिफिकेट। ना समझ में आई बात। जन्म होता है आदमी का धरती पे, तो धरती पे जन्म बर्थ जब तुमने लिया तब नहीं हुआ, जब तुम अच्छी रैंक लिया होगा तब तुम्हारी दुनिया जानेगी तुम्हारे बारे में, तब तुम्हारा जन्म हुआ, बर्थ हुआ धरती पे। अदरवाइज गली मोहल्ले में हो रखा है, उसका कोई मन मीनिंग नहीं है। बात क्लियर हुई। तो ऐसे बोला है कि चार्जिंग का मतलब कब होता है कि चार्ज है ही उस पर, गारंटी के साथ कब बोलेंगे, जब रिपल्सन हो रहा दोनों में। अट्रैक्शन हो रहा का मतलब क्या बोलेंगे, तो ग्रेविटेशन से भी होता तो चार्जिंग वहाँ पे। तो पूछा जाता है कि 10 बल्ब दिए हुए, बॉल दिए हुए, इनमें अट्रैक्शन रिपल्सन है, तो कौन कौन सा चार्जिंग में है, चार्ज है। जब रिपल्सन में जो टेस्ट पास करके आया तो उसी को क्या मानेंगे, समझ आ गया होगा लोगों को। रिपल्सन टेस्ट पास किया, रिपल्सन में पार्टिसिपेट किया, उसी को क्या मानेंगे। तो वह इंटरेस्टिंग SI 4-5 कितने 5 लोग और ले लेंगे। एस फॉर तो क्या बोलेंगे अगेन यार, तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते। सुपर पोजिशन का मतलब बता दिया था कि चार्जेज क्या करते हैं, बहुत सारे चार्जेज होंगे, किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना होगा, किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना होगा, किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना होगा। तो जितने सराउंडिंग में चार्ज हैं सभी कारण उस पॉइंट पे फील्ड निकाल के उनका कौन सा है, तो सुपर पोजिशन वेक्टर करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल करेंगे। सुपर पोजिशन कौन सा होगा, वेक्टर होगा। और उसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना होगा तो वहाँ भी सुपर पोजिशन करेंगे और क्या करेंगे, स्केलर एडिशन करेंगे उसका। क्या करेंगे उसका, तो यहाँ पे S फॉर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, या S फॉर स्फीयर। फुल टाइम हम लोग स्फीयर के बारे में पढ़ते रहेंगे। कुछ एग्जांपल पॉइंट चार्ज के लिए लेंगे या रॉड के लेंगे, अदरवाइज क्या पढ़ते रहेंगे हम लोग, स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल निकालो, स्फीयरिकल के कारण फील्ड निकालो। और एग्जाम में आपको बता दिया कि हॉलो स्फीयर का तो या तो फील्ड के बारे में पूछ रहे थे, या पोटेंशियल के बारे में पूछ रहे थे, या फिर दोनों के बारे में पूछ रहे थे, या उनका ग्राफ पूछा रहा था। याद ही कि उनका मन कर गया तो इस सेक्शन से क्या पूछ लेते हैं, डाइपोल पूछ लिया, और उसके अलावा क्या पूछ लिया, समझ नहीं है बात। सिंगल पॉइंट चार्ज को पढ़ेंगे तो क्या होता है, तो चार्ज होगा और एक प्लस और एक माइनस को साथ में रख देंगे तो डाइपोल बन जाता है। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो S फॉर क्या बता दिया यहाँ पे, सुपर पोजिशन। S फॉर क्या बता दिया, स्फीयर। और I फॉर तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। फील्ड और फोर्स किसको फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। और इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, जो Q1 Q2 में जो फोर्स लगेगा, या Q1 Q2 जो फील्ड बनाएंगे यहाँ पे, Q1 Q2 हो या ना हो, Q1 क्या करेगा, आएगा। तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। तो एक तो I फॉर क्या बताया गया, तो Q1 Q2 F जो है 1/r स्क्वायर को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करना बोलते हैं। और I फॉर क्या बता दिया, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। और यार क्या बोलेंगे, एक और I का मतलब और भी सुन लेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। एंड एक और I बताया था, I क्या बोलते थे, इनवेरिएंट। I क्या बोलते हैं, गली मोहल्ले का बच्चा भी जानता है, हर एक गली में कलाम रहता है, सुना होगा तुमने ऐसा डायलॉग। तो जो मास होता है, मास किस पे डिपेंड करता है, m0 1 - v²/c²। ये नहीं सुना था तुम लोगों ने, तो मास स्पीड पे डिपेंड करता है। बट चार्ज क्या होता है, तो स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है। इसी को क्या फिनोमेना क्या बोलते हैं इसे, तो इनवेरिएंट। स्पीड पे डिपेंड नहीं करने वाले को क्या बोलते हैं,
तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है? तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, पर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज इनवेरिएंट होता है। चार्ज क्या होता है हमारा? इनवेरिएंट होता है। ये का स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, Q/m के रेशियो ले लोगे। इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होती है इसको क्या बोलेंगे? इनवेरिएंट। मास वेरिएंट है या इनवेरिएंट है? मास वेरिएंट है। और चार्ज क्या है? और ये Q/m रेशियो ले लोगे तो इसको स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। तो स्पेसिफिक चार्ज में तो दोनों का रेशियो लोगे तो क्या होगा? वेलोसिटी पे डिपेंड कर नहीं कर रहा? अरे करेगा। तो ये किस में आएगा? ये वेरिएंट हो गया, ये वेरिएंट हो गया, ये क्या हो गया? इनवेरिएंट हो गया। किसी को कंफ्यूजन है बता देगा? आई आई आई, तो आई का मतलब 3 इंफॉर्मेशन, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करना। और आई बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं जो कि हम बार बार यूज करूंगा। और यहीं पे 50% क्वेश्चन का सोल्यूशन बस इसी सेंटेंस से निकलेगा कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालने जाएंगे तो इनसाइड का चार्ज लेके काम करते हैं। क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस के इनसाइड का चार्ज लेके कैलकुलेशन करेंगे। आई फॉर इनवेरिएंट, आई फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, आई फॉर इनवर्स स्क्वायर लॉ, आई फॉर इनसाइड चार्ज लेंगे। गॉसियन थ्योरम में कौन सा चार्ज लेते हैं? क्लोज सरफेस के अंदर वाला चार्ज लेते हैं, इनसाइड चार्ज लेते हैं। कौन सा चार्ज लेते हैं? तो आई का तो मीनिंग समझ में आ गया होगा लोगों को। तो एन फॉर नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, Q/ε0। बच्चा बच्चा देश में जानता है। जनसंख्या क्या होती है? लाइन्स ऑफ फोर्स निकालता है। क्या निकालता है? चार्ज क्या करता है? चारों तरफ चार्ज अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करेगा? लाइन्स ऑफ फोर्स से निकल रहे होंगे। क्या निकल रहे होंगे? लाइन्स ऑफ फोर्स। तो लाइन्स ऑफ फोर्स की जनसंख्या कितनी होती है? चार्ज का क्वांटम बाई ε0 कर दोगे। अगर चार्ज हवा में रखा हुआ तो ε0 से डिवाइड करोगे, मीडियम में रहेगा तो Q/ε से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, उसी को आगे चल के क्या नाम से पुकारेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी देश का स्ट्रेंथ किससे पता चलता है? अरे उसकी जनसंख्या से। मोदी साहब इसलिए खुश रहते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा लोकतंत्र देश में, दुनिया में, यही बोला जाता है ना, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जनसंख्या। क्या बोलते हैं उसे? तो सेम जी यहाँ बोले जनसंख्या। कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं नाम से? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को टेक्निकली क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं उसे? ना समझ आई बात? अरे बोलते हैं कि बोलते मेरे इतने 5 लोग हैं। हमारे कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। या दूसरा आदमी क्या बोलेगा? हमारा फैमिली है। वो पूरा खोल के नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? हमारा एक फैमिली है। कुछ नहीं समझ में आई बात? तो ऐसे बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोलेंगे या क्या बोलेंगे? वो फ्लक्स है हमारा। क्या है वो? समझ आ गया होगा? जनसंख्या जनसंख्या जनसंख्या। कुछ जगह पे क्वेश्चन रहते हैं, लाइन्स दिया रहेगा तो N1/N2 कितना कर लोगे? Q1/Q2। ज्यादा जनसंख्या मतलब ज्यादा चार्ज, और ज्यादा चार्ज मतलब, अरे ज्यादा चार्ज मतलब ज्यादा जनसंख्या, ज्यादा चार्ज मतलब ज्यादा जनसंख्या, ज्यादा जनसंख्या मतलब ये चार्ज दिया रहता है। ऐसा बोलेगा कि ये 2 चार्ज है, यहाँ पे इतना दिखाया, इस पे इतना दिखा दिया, ये दोनों दिखा दे, 2 ++ बाई द वे ऐसा कुछ दिखा दिया। क्या ऐसा दिखा दिया? बोलेंगे कौन ज्यादा चार्ज वाला है, कौन छोटा चार्ज वाला है? Q1 से कितने लाइन्स निकल रहे हैं और Q2 से कितने निकल रहे हैं? 2। तो रेशियो कितना ले लोगे? Q1 एंड Q2 का। तो Q1 Q2 का 4/2, तो 2:1 रेशियो निकल जाएगा। या इतना ही पूछेंगे कौन स्ट्रॉन्गर चार्ज है? तो ज़्यादा लाइन्स निकाला तो ज़्यादा चार्ज है। समझ नहीं आई बात? इसलिए हर एक लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे। ज़्यादा लाइन्स रहेगा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कहलाओगे। ये कॉमन सी बात है। समझ आ गया? वो आसानी समझ में आ जाता है ये। Q1/Q2 याद रहेगा ना कि जनसंख्या का रेशियो से तो चार्ज पता चल जाता है, चार्ज का रेशियो से क्या पता चल जाता है? आइए भी जनरल नॉलेज याद रखेंगे। पॉजिटिव से बाहर निकलता है, लाइन्स ऑफ फोर्स कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है, निगेटिव में घुसता है। पॉजिटिव से लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकलता है, निगेटिव में क्या कर जाते हैं? जनरल नॉलेज। लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ पे आ गया तो 10 प्रॉपर्टीज नोट कर लें, फटाफट लिख लेगा कि पॉजिटिव से क्या करता है? लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकलता है और निगेटिव में क्या कर जाता है? इंटर कर जाता है। पॉजिटिव से लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकलता है और निगेटिव में क्या कर जाते हैं? इंटर करते हैं। और ये पहला स्टेटमेंट ये होगा, पॉजिटिव से बाहर निकलना और निगेटिव में क्या करना। ये तरह सवाल पूछ रहे थे कि ये ऐसा दिखाया था, बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज कौन है? बता दोगे ना? हमने चार्ज दिया था और दिखाया था, उल्टा दिखाए रहेंगे। अब चार्ज पूछेंगे तो यहाँ से बाहर निकलना मतलब पॉजिटिव और ये निगेटिव है, हाँ या नहीं? तो पहला लाइन्स ऑफ फोर्स की पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी सुनेगा, किसको याद हो गया? पहला नंबर पॉजिटिव से निकलता है, निगेटिव में घुस जाता है।
घुस रहा मतलब क्या समझोगे, तो निगेटिव एनालॉग लोगे, और निकल रहा मतलब क्या लोगे, पॉजिटिव एनालॉग लोगे। जो लाइन से फोर्स घुस रहा मतलब जहां पे लाइन से फोर्स घुस रहा तो कौन सा फ्लक्स मानेंगे, घुसने वाला फ्लक्स को निगेटिव लेते हैं और निकलने वाला फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं। फ्लक्स पे कन्वेंशन इसे बोलते हैं। तो दूसरा बोलते हैं कि निगेटिव से घुस गया और पॉजिटिव से क्या करा, निकला। दोनों एक ही जगह से दोनों नहीं होगा, एक ही से निकलना और घुसना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। लाइन से फोर्स क्लोज लूप का फॉर्मेशन, लाइन से फोर्स इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अगर क्लोज लूप बना देंगे इसका मतलब क्या हो गया, क्लोज लूप बनाने का मतलब इसी में घुस जाएंगे, इसी से क्या करेंगे, निकल जाएंगे। क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, स्टेटमेंट नोट कर लेगा। और दूसरा तीसरा स्टेटमेंट बच्चा जानता है कि इलेक्ट्रिक लाइन से फील्ड पे क्या डाल दें, टेंजेंट डाल दे तो फील्ड का डायरेक्शन मिल जाता है। फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकाल देते हैं, टेंजेंट डाल के। और दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। 1 2 3 4 याद हो गया होगा। पॉजिटिव से निकलता है, निगेटिव में घुसता है, और लाइन से फोर्स पे टेंजेंट डाल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाता है। और इंटरसेक्ट नहीं करता है, इंटरसेक्ट नहीं करने से क्या एक्सप्लेन कर दोगे, अगर इंटरसेक्ट कर जाएगा तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे। और अगर क्लोज लूप बना देगा तो फिर वो एक ही से घुसेगा, एक ही से निकलेगा। जबकि पहला जंक्शन यही लिया गया क्या, कि ये पॉजिटिव से निकलता और निगेटिव से घुसता है, पॉजिटिव से घुसना और ये निगेटिव से निकलना। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। 4 1 2 3 4 क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स दिया रहेगा तो डायरेक्शन कैसे पता कर लोगे, टेंजेंट डाल के। यहाँ पे डायरेक्शन टेंजेंट डाल कर, लाइन से फोर्स पे टेंजेंट डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकल जाता है। लाइन से फोर्स पे टेंजेंट डालने से क्या निकल जाता है। और ध्यान सुनो, कंडक्टर पे चार्ज होता है, चार्ज कहाँ रहता है, तो कंडक्टर के सरफेस पे रहता है। कंडक्टर ही उसका क्या है, तो लाइक तो उसका होम है, हाउस है। तो कंडक्टर से ही लाइन से फोर्स निकलेंगे, तो कंडक्टर से लाइन से फोर्स निकलते तो निकलने और घुसने का नियम क्या था, नॉर्मल होता है। कंडक्टर से लाइन से फोर्स घुसने और निकलने का नियम क्या होता है, नॉर्मल। मतलब नॉर्मल लाइन किसको बोलते हैं, तो सेंटर से पास करने वाली लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। चलें जनरल नॉलेज सुन लेंगे। 5 प्रॉपर्टी याद रख लें आप। पॉजिटिव से निकलना, निगेटिव से घुसना, और क्लोज लूप नहीं बनाना, एंड टेंजेंट डायरेक्शन देता है, दो लाइन कभी काटते नहीं है। और निकलने का नियम या घुसने का नियम क्या होता है, तो परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल टू द कंडक्टर होता है। क्या बोलते हैं उसे, जनरल नॉलेज की बात है। ये गली मोहल्ले में भी हर एक लोग जानते हैं कि आने जाने का नियम क्या होता है। घर आते होगे या जाते होगे, दरवाजे से आते जाते होगे। आपके बाबूजी समझाए होंगे कि कभी खिड़की से मत आना, कि ऐसा नहीं किसी खिड़की से आक्रमण कर दिया, कभी छत से आ रहे हैं आप, समझ आई बात नहीं है। यही जो है, जब कहाँ पे कॉलेज में जाएंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा छत से आ रहा हो या खिड़की से आ रहा हो, कोई पूछने वाला नहीं हो आप। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे तो वहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं होगा कि 90 पे आओ। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैट में घुसना है घर में तो कैसे घुसोगे, 90 डिग्री पे घुसेंगे, नॉर्मल घुसेंगे। कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर घुसने और निकलने का नियम होता है। किसी को दिक्कत है बता देगा, लाइन से फोर्स कैसे घुसते निकलते हैं, याद हो गया। कंट्रास्ट में क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में ये नियम लागू नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड में घुसने और निकलने का किसी भी एंगल पे आ जाएगा, किसी एंगल पे चला जाएगा। समझे, दरवाजे छत से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड में दरवाजे छत से घुसता निकलता है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट में तो दरवाजे और छत से अलाउड नहीं है। कितने पे अलाउड है, नॉर्मल लाइन से होंगे, किसी को दिक्कत है। और जनरल नॉलेज चलते फिरते तो लास्ट पॉइंट बोल दे रहा हूँ आज का, तो अंदर में फील्ड एब्सेंट होता है। अगर लाइन से फोर्स ऐसा दिखा दिया तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। गलत क्यों है, इसमें 2 गलती बताओ। बोले कंडक्टर में फील्ड लाइंस ऐसा दिखाया हुआ है, सही है गलत है, 2 गलतियां हैं। कौन कौन गलती है, एक तो नॉर्मल नहीं है और दूसरा अंदर भी है। अंदर में हो ही नहीं सकता, किसी भी कंडीशन में अंदर में नहीं होगा। कंडक्टर में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में नहीं हो सकता। ये जो था आप याद रख के चलेंगे कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, कभी भी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता।